आज ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत कीजिए मैंगो मैन ऑफ इंडिया कलीमुल्लाह खान जी का, एप्पल मैन ऑफ इंडिया हरिमन शर्मा जी का और टिश्यू कल्चर स्पेशलिस्ट राम सरन वर्मा जी का। आम से प्यार आपका किस उम्र में शुरू हुआ? चौथे में फेल, पांचवें में फेल, छठे में फेल, सातवें में फेल। सातवें में जब फेल हुए एकदम दिमाग में एक बात ये आई कि एक पेड़ में कई किस्म का आम बनाएं। एप्पल मैन ऑफ इंडिया, आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? आम पर इतना अत्यधिक कोहरा पड़ा निचले हिमाचल में कि बड़े बड़े पौधे तबाह हो गए थे, इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना था। राम सरन जी ने अपना खेती का एक छोटा मोटा साम्राज्य तो स्थापित कर लिया। हम भी दूसरे को वहाँ काम करने जाते थे। आज हम साल में 30 से 35 हजार लोगों को काम देते हैं अपने फार्म पे। आप ITR कितना भरते हैं? हर साल हम करीब 45 से 50 लाख रुपए का भरते हैं। सबसे पहला पेड़ हमने ऐश्वर्या के नाम से रखा क्योंकि हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की वो। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल, आप जोर से कीजिए मगर ऐश्वर्या राय का नहीं आया फोन आपके पास? फोन एक दो नहीं, बहुत आते जाते रहते हैं, पर गिनती नहीं है कि कितने फोन लोग आते हैं लेने के। तो सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग जो हमें एक पौधा लाया। हाँ, एक बार समझा दीजिए। जी। कैसे हरमन 99 का के पौधे से दूसरे प्रदेशों के गर्म प्रदेशों के किसानों को फायदा हो रहा है? जैसे गत वर्ष मैंने ओमान में भी 7000 पौधे एक ही फार्म में लगवाए हैं जी, और बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी और इंडोनेशिया में यह पौधा अच्छी तरह से फल दे रहा है। इसका नाम है चिप्सोना 1। आज के डेट में इसका हम करीब 15,000 कुंटल उत्पादन करते हैं। तो आज हम केला पैदा करते हैं वो करीब 20,000 कुंटल के आसपास पैदा करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी हमारे खेत पर गए थे 12 दिसंबर को। रेगिस्तान में भी आम लग सकता है? जी, क्योंकि जहाँ पर इंसान जिंदा रहेगा वहाँ आम जिंदा रहेगा। आम को खाने का सही तरीका क्या है? जी। काट कर खाना चाहिए कि चूस कर खाना चाहिए? अंडे की तरह छील के खाइए। दशहरी को अंडे की तरह छिले हुए में ज्यादा मजा आएगा। आपके बाग में 2 तरह के आम हैं, एक अखिलेश आम और एक योगी आम। तो सबसे ज्यादा मीठा कौन है? मीठा सबसे ज्यादा चौसा है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कवि और किसान दोनों अपनी अपनी ज़मीन पर हल चला रहे हैं। कवि ने एक क्यारी में 116 चांद की रातें और दूसरी में किसी के कांधे का तिल बोया। किसान ने तनों के श्रृंगार से एक पेड़ पर 300 तरह के आम उगाए। कवि ने उड़ते हुए बादलों पर बैठकर सफ़र करने की तमन्ना जाहिर की। किसान ने कहा कि वो 45 डिग्री तापमान में सेब उगाएगा। कवि ने कहा कि उसकी रचनाएं उसकी संतान हैं। किसान ने एक पेड़ की याद में कविता लिखी। ये तुलना थोड़ी अटपटी तो है कवि और किसान की, पर रचना धर्म दोनों करते हैं। कवि कागज़ पर लिखता है और किसान मिट्टी पर। कवि ईंटों की तरह एक तरतीब में शब्दों को सजाता है। किसान क्यारियों में बीजों के बीच की दूरी को परखता है। पर आमद के लिए दोनों आसमान की ओर देखते हैं। लेकिन किसानों से मिलना प्रकृति से मिलना है, प्रकृति को समझने का अवसर है, क्योंकि हम जिनके हाथों में अब खुरपियाँ नहीं रहीं, उन्हें भी मिट्टी की छुअन याद रहनी चाहिए। आज ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हम आपको मिलवा रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित 3 किसानों से। तो स्वागत कीजिए मैंगो मैन ऑफ इंडिया कलीमुल्लाह खान जी का, एप्पल मैन ऑफ इंडिया हरिमन शर्मा जी का और टिश्यू कल्चर स्पेशलिस्ट हाईटेक किसान राम सरन वर्मा जी का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि आज एक तो फलों पे बात होने वाली है, आम पर बात होने वाली है, आलू पे बात होने वाली है, केले पर बात होगी, टमाटर पर, सेब पर बात होगी, और ये सब मेरे पसंदीदा विषय हैं। कलीमुल्लाह जी, एक पेड़ पर 300 आम
आपने उगाए, मुझे पता नहीं ये कैसे किया होगा और कितनी मेहनत इसमें लगी होगी, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो शुरुआती ज़िंदगी है ना, अभी तो आप कई एकड़ में खेती करते रहे होंगे, पर एक किसानी का जो संघर्ष है शुरू में, जब उतने संसाधन नहीं थे, तो वो स्थितियों के बारे में बताइए कि किसानी शुरू किन पर, आम से प्यार आपका किस उम्र में शुरू हुआ, जब आप बालिग भी नहीं थे, वो स्थिति क्या थी, खेती कितनी होती थी, क्या क्या प्रयोग आप एक्सपेरिमेंट उस दौरान करते थे? हमारा पढ़ने में दिल नहीं लगा। हाँ। और क्लास हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्लास। और हम बचपन से ही अदब हम में बहुत था। हम अपने बच्चों का, साथ में जितने भी दोस्त थे, बहुत प्यार से हम बोले। और क्लास में का प्यार का मतलब ये है कि हम एक दफ़ा में एक क्लास से निकले नहीं। चौथे में फेल, पाँचवें में फेल, छठे में फेल, सातवें में फेल। सातवें में जब फेल हुए तो हमारी माँ उस वक्त झांसी में थी, तो हम आम का एक इतना बड़ा टापा भरवा के आम ले गए झांसी। 17 दिन वहाँ रहे। 17 दिन के बाद फिर हम नर्सरी आ गए। तो उसके बाद से हमको नर्सरी में बचपन से बाप के साथ जाते आते थे। तो हमको अजीब कुछ कुदरत की तरफ से था कि हमको एक अजीब सा मोहब्बत वहाँ जैसे मालूम होता था। हमको मिल रही है, पेड़ हमें दे रहे हैं, हम पेड़ों को दे रहे हैं, ये हमको महसूस होता। और नाबालिग उम्र में, हम उस वक्त 22 साल में बालिग होता था, ये 17 या 18 साल की उम्र थी हमारी। तो उसमें फिर एकदम दिमाग में एक बात ये आई कि एक पेड़ में कई किस्म का आम बनाएं। तो एक पेड़ में 7 किस्म का आम बनाया हमने। वो पेड़ तैयार हो गया। सन 60 में इतनी बारिश हुई और ज़मीन नीची थी वो, तो उसमें हमने बहुत कोशिश की, इंजन चलाया, 2-3 दिन इंजन चलाते रहे। लेकिन हमने जब देखा कि मालूम होता है कि नीचे से पानी ऊपर आ रहा, बस जब नज़र हमारी इस पर ये पड़ी तो हम रुक गए। अरे हमने कहा अब ये उसको नहीं मर्जी, ये ऊपर वाले को ये पसंद नहीं है। लेकिन हमें दुख बहुत हुआ और दिमाग में रोशनी बढ़ती गई, दुख भी साथ में और दिमाग में रोशनी बढ़ती चली गई। जो हम रहे तो तरक्की होने लगी हर चीज़ में। उस वक्त में तरक्की बहुत हो गई, नर्सरियों में भी और हर काम में तरक्की बहुत हुई। एक बार ना, जैसे हम आम लोगों के लिए ये समझा दीजिए कि एक पेड़ में 7 तरह के आम कैसे उगाए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो कौन सी तकनीक है? पहला जो था वो जो पहले 7 वाला था वो बहुत आसान था। अब ये उससे ज़्यादा आसान हो गया। वो हमने एक ही पेड़ में 7 किस्म वाला आम लगा रखा था और उसके नीचे बीजू आम, जिससे उसमें कलम बांधी जाती है, बीजू कहलाता है वो, तुखमी या बीजू जो चाहें, उससे हमने जोड़कर उसमें जो कलम थी 7 किस्म की उसको जोड़ लिया था, बन गई थी। तो वो तैयार। ग्राफ्टिंग कहते हैं कलम को जोड़ने को। जी हाँ, ग्राफ्टिंग से बना। हाँ जी। और अब जो है वो वीनियर सिस्टम जो है ये ज़्यादा सस्ता और कम ज़मीन पर ज़्यादा काम हो जाता है। तो वो बहल सूख गया। लेकिन हमारे दिमाग में जो हमारी उम्र बढ़ती गई वो हम इसी तरह बढ़ते रहे। तो सन 87 में, अब सन 87 में आ गए हम। तो सन 87 में करीब उस वक्त वो पेड़ था 100 साल का, उस पर हमने काम को शुरू किया। सबसे पहले 31 किस्म की वैरायटी उसमें हमने जोड़ दी थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में अगर 91 में आप ढूंढें तो मिल जाएगा। हमारा पहले पेज पर छपा था, फ़ोटो भी और वो भी। तो ये हो गया ये लेकिन ये अब जब इसमें हम आए तो हमारी मतलब ये समझिए कि जैसे मालूम होता था दिमाग में कोई रख रहा है। बल्कि हमारी एक सोच भी ये है, हम ये देख रहे हैं कि ये दुनिया में जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है और जो होगा वो दिमाग में है। अगर आप अच्छाई और सच्चाई के साथ अपने दिमाग से काम ले रहे हैं तो 100% आप कामयाब होंगे। क्योंकि ये जो कुछ भी दुनिया में बना है वो आप जैसे पढ़े लिखों के दिमाग में है। हम तो जाहिल आदमी हैं, पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया हमें ये दिखती है कि ये इंसान के दिमाग में है, क्योंकि निकला तो सब दिमाग ही से। मगर इसमें एक तरफ होना पड़ेगा,
आप दो नावों पर पैर रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमने दूसरी तरफ नहीं, हमें अमरूद से शौक़ था, अमरूद का पेड़ तो बना लिया हमने, लेकिन हमको लगन नहीं थी, खाने के लिए बनाया। तो ऐश्वर्या के नाम से अमरूद बनाया। गूगल पर आप लोग फ़ोटो लगा के देखें, सबसे पहला पेड़ हमने ऐश्वर्या के नाम से रखा, क्योंकि हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की वो। तो हम चाहते ही है कि रहती दुनिया तक भारत की खूबसूरती जो है वो जिंदा रहे। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आपको ये क्यों लगा कि एक पेड़ में 300 तरह के आम उगाने चाहिए? ये एक मन का एक प्रयोग मात्र था, या इससे आपको लगा कि इससे एक नई तरह की कोई क्रांति है, एक नई चीज़ किसानों के लिए कोई पैदा होगी कि इस तरह का एक प्रयोग किया गया जिसमें एक पेड़ में 300 तरह के आम हैं? ठीक, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका और अच्छा जवाब भी है हमारे पास। ये सन 1919 में 1300 किस्म का आम मलिहाबाद में था। उस वक्त में 3 कबीले वहाँ पर ज़िम्मेदारी में थे, पठान, शेख और ठाकुर परिवार, आज भी हैं। तो इन लोगों का हमारे मलिहाबाद में प्यार की कोई पनाह नहीं थी। ये समझिए कि अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी जब, तो सब एक प्लेट में खाना खाते थे। उसमें ये नहीं था कि ये ठाकुर है, ये पठान है, ये पासी है, ये चमार है, ऐसा एक प्लेट। जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि ये एक प्लेट पे सब खा रहे, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया कि अब इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं, इनसे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, चले गए छोड़। उस जगह का नाम गुम सेना, जहाँ पर ये जंग हुई थी, मलिहाबाद से तकरीबन 15-16 किलोमीटर आगे जंग, उस वक्त जंगल थे, तो पूरी फ़ौज उनकी काट दी गई थी। तो उसका गांव का नाम रख दिया गया गुम सेना, यानी सेना गुम गई थी, एक को ढूंढे नहीं मिला। अच्छा, जो आपका सवाल था आम का, 300 आम, 300 आम, देखिए ये 300 आम जो बने, तो हमारी लालच ये थी कि सब सन 1919 में हमारे बुज़ुर्गों ने इतने आम बनाए। अब ये मार्केट में आबादी हमारी बढ़ रही है, ज़मीन कम हो रही है, तो मार्केट में ये जब आप जाते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अपने वक्त पर पकते हैं या नहीं पकते हैं। तो हमने अगर खाया नहीं है तो हम उसे लेते हुए अपनी जगह पर सोचते हैं कि क्या होगा, बच्चे इसमें क्या खाएंगे, अच्छा है या नहीं अच्छा है। हम कितनी भी तारीफ़ करें, लेकिन हमारी तारीफ़ से तो असर होगा, लेकिन बेचने वाले की तारीफ़ से उतना असर नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जब सन 1919 में इतने पेड़ इन्हीं ने तैयार किए हैं, अब धीरे धीरे वो पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो गए। मुश्किल से हमारे उत्तर प्रदेश में 600 वैरायटी अब होगी, मुश्किल से। उसमें जिसमें बड़ा जिम्मेदारी जो है वो रहमान खेला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उन्हीं ने बहुत ज़्यादा आमों को इकट्ठा कर रखा है, जिसकी हम उनको बड़ी दाद देते हैं और हम बहुत उन लोगों से खुश होते हैं जो आम से। तो ये जब ये बन गए सब, तब हमको एक सुकून अब होने लगा। जहाँ जहाँ से भी मिले, अब ये समझिए एक आम है करीब 5 किलो तक का हो जाता है। नूरजहाँ नाम है उसका, वो अफ़गानिस्तान का आम है, वो तक भी हमने इकट्ठा कर लिया है। और कुछ ऐसे आम हैं जिनकी तारीफ़ जितनी भी की जाए वो कम है। कुछ आम ऐसे जिनमें 3 मज़े हैं। एक आम देखने में सूरत शक्ल का बहुत ख़राब है, अच्छा, लेकिन खाने में चौसे को हरा देगा अगर उसको ये न बताया जाए कि ये चौसा है और ये है, तो शायद वो चौसे को पसंद नहीं करेंगे, इनको पसंद कर लेंगे। उस आम में 3 मज़े हैं और वो चूस के खाने वाला आम है। ऊपर हिस्से में 30% एकदम पानी ऐसा रस होता और इंतहाई लजीज। अब जो 60 किस्म का बचता है, 70 किस्म का, उसके बाद आप जब उसमें गुदा गुट्ठे में रहता है, वो निकल आता है बाहर, रस निकलता नहीं है। तो जब वो उसको आप खाएंगे तो उसमें हल्की सी खटास आ जाएगी, चाशनी, खटास नहीं चाशनी, तो उसमें एक अलग मज़ा हो जाता है। जब आप उसमें से आधा खाएंगे या गुठली पर पहुँचेंगे तो और एक अलग मज़ा आ जाता है। और उसी के साथ साथ एक बात ये भी आप लोग सुन लें जो बहुत ज़रूरी है, गुठली दुनिया की कितनी कीमती चीज़ आप खा रहे हों, कितनी ही भी खाना कीमती हो, तो आप उसे मुंह में निकाल कर नहीं खाएंगे,
लेकिन आम को जब भी खाइए उसकी गुठली को ज़्यादा से ज़्यादा चूसने की कोशिश कीजिए। इसमें कुदरत की तरफ से ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि कुदरत की हर बनाई हुई चीज़ में नेमत है, उसमें फ़ायदा है, उसमें दवाइयाँ हैं। तो इसलिए ये आप लोगों को सुना भी दिया और ये बात दुनिया तक पहुंच भी जाए, क्योंकि आप जो बड़े लोग हैं वो गुठली को फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं। इस पे हमारे यहाँ ना एक बार एक ऐसा समय आया था, एक इंटरव्यू के बाद बड़ी बहस चली थी कि आम को खाने का सही तरीका क्या है, काट कर खाना चाहिए कि चूस कर खाना चाहिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में करके तो खाना चाहिए। अलग आपने अब स्पष्टता कर दी है इसको, है ना, कि आपने बता दिया। नहीं, ये असल में कुछ आम जो हैं कुछ काट के खाने वाले भी छील के खाइए। दशहरी को सही मानों में दशहरी जब आप लोग अब खाइए, डाल की मत लीजिए, जब पकने लगे तो पाल लगा लीजिए, पाल लगा कर खाइए, काट के भी खाइए और अंडे की तरह छील लीजिए, दोनों तरह खाइए, दोनों में मज़े में फ़र्क हो जाएगा। आपको अंडे की तरह छिले हुए में ज़्यादा मज़ा आएगा और चाकू से कटे हुए में उतना मज़ा नहीं आए, क्योंकि हमारे ये सब तजर्बे में है। हम जो बातें आपको बता रहे हैं ये तजर्बे में है सब। ठीक है। हरिमन जी, आप एप्पल मैन ऑफ इंडिया का खिताब लोग आपको कहते हैं, आपको पद्मश्री मिला। आपने अपने ही नाम से HRMN 99 एप्पल वैरायटी ईजाद की, जिसकी खासियत ये है कि वो गर्म जगहों पर भी 40 से 45 डिग्री वाली जगहों पर भी वो सेब उग सकता है। और बिलासपुर से आप आते हैं, आपके यहाँ भी लगभग उतना टेम्परेचर रहा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, और वो प्रयोग के बाद अब देश के अलग अलग गर्म प्रदेशों में आपकी वाली वैरायटी वाला सेब दूसरे किसान उगा रहे हैं, जो जून में ही फसल दे देता है, जबकि जुलाई से सितंबर के बीच खेती होती है ज़्यादातर सेब की। लेकिन आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ खेती का? मुझे सेब में कुछ करना है, सेब मुझे आकर्षित करता है और उसकी खेती करनी है, और इसकी ग्राफ्टिंग एक मैं समझता हूँ बहुत ही इतना आसान टेक्निकल नहीं है, पता नहीं आप लोगों के लिए, कि उसकी जो कंपैटिबिलिटी है कि पहला तना और दूसरा तना जोड़ने के बाद दोनों का साइज़ क्या होगा, कौन सा किससे जुड़ेगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा तो ये वाला करके देखें। जो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि शुरू कैसे हुआ सफ़र खेती का, और उसके बाद फिर क्या क्या प्रयोग आपने किया आगे। जी, मेरा सभी को नमस्कार। मैं हरिमन शर्मा, ग्राम पनियाला, डाखाना कोठी, तहसील गुमारमी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा एक क्षेत्र आम बहुल्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और ये पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगता है, और गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक भी जाता है। तो सबसे पहले 1995 में आम पर इतना अत्यधिक कोहरा पड़ा निचले हिमाचल में कि बड़े बड़े पौधे तबाह हो गए थे, इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना था। और वर्ष 2000 तक किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर तैयार होने वाला सेब लू के थपेड़ों में, जहां तापमान 45 से 45 डिग्री तक जाता है, आम, कॉफ़ी और अनार के साथ उगाया जा सकता है। क्योंकि मेरे बगीचे में आम भी है, अनार भी है, कॉफ़ी भी है, चीकू भी है और एवोकाडो भी लगा रखा है मैंने। वो सब सफलतापूर्वक फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 1999 में एक बीज से यह पौधा तैयार किया था कि मैंने बीज बोए, जो बाज़ार से सेब लाते थे उनके बीज बोए, और उसमें 2 साल बाद छोटे छोटे फल आए। तो ऐसे ध्यान में आया, मैंने उसको पहले कैंथ पे मल्टीप्लाई किया। कैंथ एक हमारे यहाँ लोकल वैरायटी होती है जिसमें नाशपाती और नाक वगैरह की ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उसमें थोड़ा सुधार हुआ। बाद में हमारे यहाँ एक जंगली पल्लम होते थे, वो भी छोटे छोटे होते थे, अब तो कलमी पल्लम चल पड़े, जैसे ब्लैक अंबर, सेंटा रोजा वगैरह, उसमें या नहीं होते थे, उसमें छोटे छोटे होते थे। फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया और बाद में पता लगा कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग करने से अच्छा रहता है। फिर मैं शिमला से 7 पौधे लाया था पहली बार, तो मैंने सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की और तब यह सफलतापूर्वक हुआ। फिर यह मीडिया में आने लगा। मैंने हिमाचल प्रदेश के कई ज़िलों में, निचले ज़िलों में इसके पौधे भी लगवाए, और जब कोई वैज्ञानिक भी नहीं मानता था तो मैंने 7 जून 2007 को सेब, आम और कीवी इकट्ठे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को शिमला में भेंट किए। तो उन्होंने विभाग की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों वाइस चांसलर, हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनको बुलाया गया, डायरेक्टर दोनों बुलाए गए। पहले उनको सेब खिलाया गया, बाद में पूछा गया कि आप लोग
बोलते हैं कि भाई सेब नहीं होगा गर्म क्षेत्रों में, तो सेब देखो आप कहाँ गए। तब यह चर्चा में आया और फिर विभाग के अधिकारी भी वहाँ जाने लगे और इस पर रिसर्च शुरू हुई। और वर्ष 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संपर्क में डॉक्टर PL गौतम जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं ICR के, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में जोड़ा। वो एक स्काउट के रूप में आज भी हैं और मुझे अत्यंत खुशी का विषय है कि 2025 में मुझे पद्मश्री मिला है और 2026 में डॉक्टर PL गौतम जी को भी पद्मश्री मिला है। वो भी बिलासपुर के ही रहने वाले हैं जी, और वर्तमान में वो आजकल बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर नियुक्त किए गए 80 वर्ष की उम्र में जी। तो मैंने इस तरह से सफ़र शुरू किया। और ग्राफ्टिंग की जहाँ तक बात है तो सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग जो हमें एक पौधा लाया। हाँ, एक बार समझा दीजिए। जी। अगर आप चाहें तो ये तो मैं असल खोलूंगा ग्राफ्टिंग इसको, है। मैं इसको खोल के बता ठीक दूंगा। है। इसमें 2 फल भी लगे हैं और एक फूल भी हैं। और इसको ये नीचे का जो पौधा है ये भी सेब से तैयार हुआ है जी। मतलब सेब का बीज बोया और टिश्यू कल्चर से भी होता है, क्लोनल से भी होता है, 3 किस्मों में होते हैं नीचे वाले पौधे। पर ये बीज का पौधा है जी, कि बीज से पौधा बोया, जब 1 साल का हो गया ये तो सीडलिंग वाला है। सीडलिंग वाला है, तो इसमें ग्राफ्टिंग करते एक हैं। दूसरा होता है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक, क्लोनल रूट स्टॉक और टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक जी। वो अलग अलग तीनों वैरायटियों में हैं जी। तो ये 1 साल का पौधा होने के बाद जो हरिमन 99 किस्म है जी, उससे हम ये ऊपर वाली स्टिक लेते हैं जिसको साइन बोलते हैं जी। फिर साइन यानी ऊपर वाली हाँ, stick। ऊपर ये वाली हरमन हरमन 99 99 की है ठीक सर। है। और ये हरमन नीचे वाली? 99 की। फिर इसको दोनों को देखिए, अब जनवरी में ग्राफ्टिंग हुई है परंतु वो जुड़ गई है जी। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको जैसे कलम बनानी जी, कलम बनाने के बाद इसको बीच में चीरा लगा दिया यहाँ पे जी। ठीक है। और जो ऊपर की साइन ली उसमें भी कलम बनाएंगे, फिर इसको भी इसी तरह से चीरा लगाएंगे। फिर इन दोनों को ऐसे एक आपस दूसरे में में फंसा देंगे। अंदर की चमड़ी अंदर से और बाहर की बाहर से, मतलब ये टंग ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं जी। और इस तरह से इसको प्लास्टिक से बांधते हैं ताकि इसके अंदर हवा न जाए, पानी में न जाए इसके अंदर। और यह पौधा 1 साल बाद हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और भारतवर्ष के 29 राज्यों में अलग है। वाह। और अगर किसी को चाहिए ये पौधा तो आपकी वेबसाइट हाँ, वगैरह वेबसाइट पे उपलब्ध है। और ये छोटे तो इस पे पौधे आ गए हैं, परंतु ये जो बड़ा फल है आजकल, जबकि बर्फ वाले क्षेत्रों में आजकल फूल आ रहा है, हमारे यहाँ फल इतना हो आ गया चुका है है आजकल। ऑलरेडी। ये अभी एकदम ताज़ा हाँ, ताज़ा उसका तोड़ फल के है लाए पौधे हैं का आप। जी, हरमन 99 का। ये हरमन 99 जी, का फल जी, है। जी। ठीक है, बहुत सुंदर। सर ये जो सीखने का है ना, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, पर रामसरन जी ने लखनऊ के पास एक छोटे से ज़िले बाराबंकी में अपना खेती का एक छोटा मोटा साम्राज्य तो स्थापित कर लिया। पर क्यों? क्योंकि सीखने की ललक थी या बाहर उसके लिए निकले, वो एफर्ट डाला। तो आपकी अभी ये बताइए कि अभी आप बल्कि ये सवाल तीनों से मैं अभी इस अगले राउंड में पूछूंगा कि कितने एकड़ में अभी आप खेती करते हैं जी। और रामसरन जी आप क्या क्या मुख्य रूप से उगाते हैं? मुझे पता है कि आपने केले के साथ प्रयोग किए हैं, आलू के साथ प्रयोग किए हैं, टमाटर के साथ प्रयोग किए हैं, पर कितने एकड़ की टोटल खेती है और उसमें क्या क्या कितना होता है? ठीक है। हमारे पिताजी खेती करते थे 1968 में 1968 में हम पैदा हुए। 1988 से हमने खेती शुरू की। खेती हमारे पास 6 एकड़ थी। हमने 6 एकड़ पर खेती शुरू की। तो हमारे जो पिताजी थे वो किसान थे और जो हमारी पढ़ाई, हम हाई स्कूल फेल हो गए। फिर उन्हीं के साथ हम खेती करने लगे। और जो खेती करने लगे तो गेहूँ, चावल, गन्ना, सरसों, वही परंपरागत खेती होती थी। तो हमने कहीं पत्रिका में पढ़ा कि जो लोग केले की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, या सब्जी की खेती करते हैं, या फल की खेती करते हैं, तो उस समय में 1988 में उनकी ज़्यादा फ़ायदा होती है। तो हमने बैलों से हल चलाना शुरू किया 1988 से। फिर 90 में हमने ट्रैक्टर ले लिया, फिर ट्रैक्टर से खेती शुरू किया। फिर हमने केले की खेती शुरू कर दी 1990 में 1 एकड़ से वही परंपरागत खेती। फिर हमने सोचा कि ये और टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, तो एक टिश्यू कल्चर केले की खेती शुरू की 1990 में। तो टिश्यू कल्चर केले की खेती हमने शुरू की। और जो टिश्यू कल्चर की खेती है वो हम 15 जून में उसका पौधा लगाते हैं। 1200 पौधे 1 एकड़ में लगाते हैं और करीब 100 रुपया उसमें खर्च करके 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध लाभ होता है। तो जो केले की खेती शुरू की, तो उसके साथ साथ जो खेती है
खेती में 50% प्रकृति का योगदान है। आपने सुना होगा कि कभी पत्थर, कभी ओला, कभी पानी से हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। फिर उसके साथ हमने टमाटर की खेती शुरू की, आलू की खेती शुरू की। तो आज हम करीब 6 एकड़ से शुरू करके आज हम 300 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। 300 केला, टमाटर, आलू और गेहूं और आपका तरबूज, ये एक फसल चक्र हमने बनाया। एक फसल के बाद हम दूसरी फसल जब लगाते हैं तो हमारी जो फर्टिलाइज़र है वो अनेक खाद कम होती है, उत्पादन बढ़ता है। जैसे हम आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करते हैं तो थोड़ा टेस्ट बढ़ता है, भूख बढ़ती है। वैसे स्वस्थ रहने के लिए हमको बदल बदल के खाना खाना, संतुलित खाना खाना। इसीलिए हमने एक फसल चक्र बनाया कि जो हम केला काट करके आलू लगाते हैं तो हमको फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता है तो 50% देना। तो हमारी केला काट के आलू कैसे लगता है? नहीं, केला का तना हमने काट दिया। हाँ। केला का हमने तना काट दिया, उसको तना खेत में काट दिया, तो हमारी जो केले के तने में पोटास होती है, आलू को पोटास की ज़रूरत है। अब देखिए, केले में पोटास होती है, आलू को पोटास की ज़रूरत है, तो पोटास हमको फ्री मिल गई, वो तने से मिल गई, आलू का हमारा उत्पादन हो गया। जो आज हम आलू पैदा करते हैं वो करीब 170 एकड़ से ज़्यादा हम आलू लगाते हैं, और जो आलू का हमारा प्रोडक्शन है वो करीब 200 कुंटल के आसपास है। 180 कुंटल से लेकर 200 कुंटल के आसपास है। अभी हम आलू लेकर के आए हैं, आलू दिखाएं आपको? हाँ जी, प्लीज। हाँ, आलू दिखाएं। ये देखिए, ये आलू हमने लगा रखा है। ये तो आलू हमारा लाल है, जिसको कहते हैं काटनर। ये आलू हमारा चिप्स होना है, जो चिप्स की वैरायटी आज आप लोगों ने सुना होगा, चिप्स का, इसकी चिप्स बनती है, ये हमारी चिप्स, इसका नाम है चिप्सोना 1। आज के डेट में इसका हम करीब 15,000 कुंटल उत्पादन करते हैं। यानी 15,000 कुंटल बहुत बड़ी क्षमता हुई। ये करीब हम 5,000 कुंटल के आसपास पैदा करते हैं, और एक वैरायटी हम नहीं लेकर के आए, वो हम पैदा करते हैं करीब, वो भी 5,000 कुंटल के आसपास पैदा करते हैं। आप देखिए, कहाँ हम 6 एकड़ के किसान थे, हम दूसरे को काम करते थे। आज हमारे पास करीब 7-8 ट्रैक्टर हैं। कहाँ बैलों से हल चलाते थे, आज 7-8 ट्रैक्टर हमारे पास हैं। उस जगह आसपास लोगों को हमने डाइवर्सिफिकेशन, हमने विविधीकरण कि आप केवल गेहूं की जहां आमदनी 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार है, तहाँ जो हमारा केला जो हम लेकर के आए हैं, ये देखिए टिश्यू कल्चर केला है। ये टिश्यू कल्चर केला है। केले का जो रेट, ये लंबाई और मोटाई पर तय होता है, चमक पे। फिलिस्पींस है या ये विदेश में जाना है, इक्वाडोर, कहीं भी विदेश के बाहर केला जाना है, तो इसकी मोटाई और लंबाई पर जितने लंबा, जैसे आप केला 15 सेंटीमीटर पैदा करेंगे तो उसका रेट 1200 रुपया होगा, लेकिन वही केला आप 20 सेंटीमीटर लंबा पैदा कर देंगे तो उसका रेट 1800 रुपया होगा। तो हमने केले की लंबाई पर भी ध्यान दिया, क्वालिटी पे ध्यान दिया। तो आज हम केला पैदा करते हैं वो करीब 20,000 कुंटल के आसपास पैदा करते हैं। और हम अकेला हमने शुरू किया, चूँकि उत्तर प्रदेश में जो हम जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इसके लिए जलवायु भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो 12 डिग्री से नीचे तापमान नहीं जाना चाहिए, 35-40 के ऊपर नहीं, जो कि उत्तर प्रदेश में 10 डिग्री के नीचे भी आता है और 40-45 डिग्री जाता है। वहाँ पर हमने केले की खेती शुरू की 1988 से। आज जो हमारे साथ हमारे किसान हैं 50,000 से ज़्यादा हैं, और 2.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा टिश्यू कल्चर केले की खेती हो रही है। इसी में भारत सरकार ने 2019 में हमको पद्मश्री दिया। और साथ साथ विविधीकरण बहुत ज़रूरत है, जो आज की देश में मांग है। हमारी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको जब स्वस्थ रहना है तो खाद और दवा से हमको हटना है। एक खाद दवा से हमको हटना है तो फसल चक्र अपनाना है। जैसे हम आलू खोद करके हम ये देखिए टमाटर लगाते हैं, तो इसमें हम 50% खाद कम देते हैं। ये देखिए टमाटर की हमारी क्वालिटी देखिए। आप टमाटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा आप लोगों ने दिखाते भी हैं। ये देसी टमाटर है ना? हाँ, देसी टमाटर है, काफ़ी बड़ा है। इसका रेट 2 रुपया किलो से लेकर के और 70-80 रुपये किलो का बिकता है ना जी। आज हमारे पास का इतिहास है कि हम 50,000 रुपया एकड़ से लेकर के, यानी घाटे से लेकर के, और 12 लाख रुपए तक हमने शुद्ध फ़ायदा कमाई है 1 एकड़ में टमाटर से। टमाटर ये चीज़ है। तो जो कहने का मतलब है, जो हमने फसलें चुना है, केला, टमाटर, आलू, तरबूज, गेहूँ, हम गेहूँ भी उगाते हैं। गेहूँ जो है
केला काट करके हम गेहूं लगाते हैं तो कोई खाद नहीं देते हैं। गेहूं भी करीब हम 1500 से 2000 कुंटल पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी हमको ये है कि जो हमने ये विविधीकरण फसल चक्र जो अपनी तीनों खेती का मॉडल हमने अपने किसानों को बताया। हमारे फार्म पर करीब 15 आप समझिए कि 40 से 50 किसान डेली आते हैं, 15 से 20 हज़ार किसान साल में आते हैं। उनको हम खेती की बात खेत पर बताते हैं कि देखिए केला का पेड़ लगा है, हमने इसको जुलाई में लगाया, 14 महीने में 100 रुपया खर्च करके हम 400 रुपये इससे कमा रहे हैं। यदि एकड़ में बात करें हम तो 3 लाख रुपया शुद्ध लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई जो हमारे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की लघु एवं सीमांत किसानों की आबादी है। वो 70 से 80% लोग खेती ही करते हैं या खेती से जुड़े व्यवसाय करते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं वो खेत पर देख करके ज़्यादा उनको समझ में आता है खेती की बात। खेत जो आज की डेट में हमारा फार्म बना है, हमारे ख्याल 5 करोड़ रुपए की लागत से होगा, कम से कम। यहाँ तो बहुत बड़ी लागत से होगा, लेकिन वहाँ यहाँ पर क्या बात तो किसानों को ये बताने की ज़रूरत है कि किसानी में भी पैसा फसल है। चक्र और डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, तो हमको बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ा हम अपने को गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत के किसान हैं। जैसे देखो हम चश्मा लगा रखे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे खेत पर गए थे 12 दिसंबर को। आज तक करीब 2000 हम बात करें 2008 से जो हमने फार्म हाउस बनाया है देखने के लिए, करीब 9 बार उस पर हेलीकॉप्टर लैंड किया है। तो मुख्यमंत्री जी गए हैं, गवर्नर हैं, ऐसे कृषि मंत्री भारत सरकार हैं, सारे लोग जाया करते हैं, उनको हम खेती की बात खेत पे बताते हैं। और सबसे बड़ी खुशी होती है कि हम भारत के किसान हैं और हमने हज़ारों किसानों को खेती सिखाई। और उससे बड़ी बात है एक बहुत बड़ी आबादी हमारी भारत की जो पढ़ करके वो खेती नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे जैसे किसान को देखेंगे तो थोड़ा उनका मन लगेगा कि जो किसान कोई पहने है तो यूएस पोलो को शर्ट है और है नहीं महंगे महंगे और फार्म हो, तो थोड़ा उनको एक माइंड हमने बदल दिया कि वहाँ से भी ये जिंदगी हासिल की जा सकती है। हम लोग उत्तर प्रदेश आएंगे जब भी नहीं अब तो उत्तर प्रदेश जरूर आइए, जरूर आइए। बाराबंकी के फार्म हाउस पे लखनऊ से 50 किलोमीटर की दूरी पर जी मुझे पता है। हाँ, पता है ना। मैं सुल्तानपुर का। हाँ, सुल्तानपुर का हो तो सुल्तानपुर में आप पूछिए, कोई फार्मर उससे पूछिए कि रामशरण वर्मा को आप जानते हैं, बताएगा। यदि कोई किसान यदि उत्तर प्रदेश में रामशरण वर्मा को नहीं जानता तो खेती नहीं करता है। बस। और हमको जो अवार्ड मिले हैं, करीब 8 नेशनल अवार्ड मिले हैं और 25 के आसपास के राज्य स्तर के अवार्ड, पूरी गैलरी है हमारी अवार्ड से। आएंगे सर देखने। हाँ, जरूर आइए। कलीमुल्लाह जी, ये थोड़ा सा ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी वाला है। हमारे यहाँ तलवारें निकल जाती हैं इस सवाल पर कि पसंदीदा आम कौन सा है आपका? दशहरी बेहतर है कि लंगड़ा बेहतर है? सवाल ये हमसे बहुतों ने किया और ये सवाल करने वाला है। असल में ये चीज़ ऐसी है आम, मेरा ख्याल इस रंग का शायद दूसरा आदमी, ये ज़बान जो है ये हमारे आपके सबकी मज़ा अलग ढूंढती है। यूँ बड़ी तादाद में आपको लोग चौसा पसंद करेंगे और जो हम काला पहाड़ एक आम है शक्ल का जिसमें 3 मज़े हैं, उसमें अगर किसी को बताया न जाए कि ये चौसा है, मलियाबाद वाले को, मलियाबाद वाले तो शायद पहचान लें, लेकिन अगर क्योंकि चौसा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ेदार आम माना जाता है, लेकिन ये काला पहाड़ जो है इसमें 3 मज़े हैं। चूस के खाने का मज़ा भी है और गुठली को चूस के भी, तो 3 मज़े इसमें निकलते हैं। 2 आम ऐसे हैं, एक आम शमशुल असमार है जिसमें 3 मज़े हैं, उसमें ऊपर की 3 परतें हैं आम में मान के चलिए, तो एक परत बहुत अच्छी मीठी, उसके बाद दूसरी परत में आप नीचे जाइए तो हल्की सी चाशनी उसमें भी, और नीचे जाइए गुठली पर तो ज़रा सी चाशनी और उसमें बढ़ जाएगी, लेकिन ये लज्जत बढ़ जाती है इसमें। और एक आम अब ऐसा है जो 3 बार फलता है, उसका नाम ही है, ये मुर्शिदाबाद का आम है। तो हम अब बेचैन हैं कि हमारा चौसा और दशहरी लंगड़ा वगैरह जो भी है, अल्फांजो सबसे महंगा बिकने वाला आम है क्योंकि पहले पैदा हो जाता है, वो उसकी वजह से बिकता है। हम उसमें कोशिश में हैं और हम अपने को महसूस कर रहे हैं
कि हम 100% उसमें भी कामयाब हैं कि हमारी चौसा 3 दफ़ा फले, दशहरी 3 दफ़ा फले। ये सवाल हमें आपको सबको खुद सोचना चाहिए कि ये एक आम ऐसा है जो 3 दफ़ा फल रहा है, तो क्यों फल रहा है? हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को ये आप सब हमको दे के जाना चाहिए कि क्यों और कैसे का सवाल जो है हर छोटे बड़े के पास होना चाहिए। ये क्यों फला, अगर हम क्यों फले पर चले जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे कि हम जब ये फला तो ये भी फलेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को हर भी एक बागबान जो है एक किस्म का साइंसदान ही है। मतलब बागबान और साइंसदान में थोड़ा ही फर्क है, साइंसदान ने पढ़ाई की है बट जी, जी। एक तरह की इंजीनियरिंग का ही काम है ये भी। बागबान जो है वो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आम जो है ये 100% इंसानों की सिफत रखता है। अच्छा, हमारे हाथ में ये निशान है, ये एक इल्म है। इसी तरह से हर पत्ते में निशान है। और हमारा बचपन से ही हमने लाखों की तादाद में गुठली को बोया है और लाखों पेड़ हमने देखे हैं, लाखों, कि हम ढूंढा करते हैं कि किस पेड़ में कुछ बदलाव है या नहीं है, किस पेड़ में कुछ बदलाव है या नहीं है। लेकिन बदलाव मिला, बहुत कम मिला। एक पत्ते पर मिला था, लेकिन हमें अफसोस ये है वो जीआरपी हेड ऑफिस में हमने लगा दिया लखनऊ में। जीआरपी सीआरपी दोनों हैं, वहाँ हमारे बाग लगे हैं, हमने लगवा दिया, बोर्ड भी लगे हैं वहीं। तो उसमें एक ऐसा आम का पेड़ था जो लग गया और वो वहाँ सूख गया, देखभाल नहीं हुई। उसमें नसें नहीं थी, ये जो हाथ में नसें हैं ये नहीं थी। बल्कि आप अपने बच्चों को एक चीज़ और भी बताएं, ये आम के पत्ते पर जो ये नसें होती हैं, उन नसों को बारीक उससे मशीन से निकाला जाए, मशीन से निकाल लिया जाए तो नसें निकल आएंगी और उन नसों में ढूंढा जाए कि क्या चीज़ है। ये हम अपने चाहते हैं कि आप साइंसदान बच्चों को दें ये, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर। अब आप ये देखिए, जो मैंने आपसे नसें जो बताई, इन नसों को अगर महीन निकाल के जो मोटी नसें हैं उन नसों को इनका निकाला जाए, इनमें को ढूंढा जाए। इसमें साइंसदान लड़कों को ज़रूरत है कि इसमें मशीन से बड़े मज़े में निकाल लेंगे धीरे। जो अब आज बाल काटने वाली मशीनें हैं वो इसमें निकाल लेंगे आसानी से इसको ऊपर का, और इसी में से इसको निकाल के आप कुछ न कुछ इसमें ज़रूर निकलेगा। क्योंकि हमारी जब ये हाथ की जो नसें हैं ये हमको बता रही हैं कि ये यहाँ पर कमी है, ये अच्छाई है, ये ख़राबी है, ये बुराई है, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा। उसी तरह से ये नसें हैं, इन्हीं नसों ही के बारे में, इन नसों में भी कुछ न कुछ निकलेगा, क्योंकि हमारे हाथ की नसों में निकल रहा है तो जब इसमें भी निकलेगा। और ये 100% इंसानों की सिफत है इसमें। हमारी इतनी पूरी उम्र हो गई है, हम तो आपसे क्या बताएं, अखबार में ये निकला था कि आशिक भी माशूक भी हमारे बारे में। आम के लिए हम आशिक भी हैं, माशूक भी हैं, दोनों हैं। और ये सच है, इतना ही प्यार हमें। एक सवाल पूछूं आपसे? अरे हम तो चाहते हैं हमें ऐसे आदमी दुनिया भर में मिल जाएं, क्योंकि हमें यही शौक़ है। हम सोच रहे हैं कि आपका सवाल होगा और हमारे दिमाग में जवाब आएगा। सवाल ये है कि मैंने ना हाल में एक फ़िल्म देखी थी जी, मैंने हाल में एक फ़िल्म देखी थी, मनोज वाजपेयी की एक फ़िल्म है, थोड़ी धीमी फिल्म है, उतनी पॉपुलर नहीं वो फिल्म। उनका भी एक बाग है उसमें, और उस बाग में एक पेड़ एक दिन उन्हें जला हुआ मिलता है या कहिए सूखा हुआ मिलता है, और वो उस पूरा दिन बहुत दुखी रहते हैं। कोई पेड़ जब मर जाता है, जी, नहीं बचा सके, अच्छा, तो दुख होता है बहुत। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। हम तो उनमें से हैं कि घास जो है, हम चाहते हैं इस पर पैर ऐसे पड़े कि दबने ना पाए। आप ऐसे आदमी से सवाल कर रहे हैं, हम बहुत खुश हुए इस सवाल से, क्योंकि हमने अपने में ये पाया। हम चाहते ये हैं कि पेड़ पर ऐसे पेड़ हमारा पैर पड़े कि वो घास दबने ना पाए। हालांकि घास जो है वो इंसान के लिए ज़रूरत है, चरिंद परिंद दरिंद सभी के लिए। ये जो घासें हैं, इनमें अगर ढूंढा जाए तो न जाने क्या क्या नेमत मिलेगी। मगर अफसोस ये है कि हमारे वहाँ पहले हकीम और वैद्य यही करते थे, लेकिन अभी जब से इंजेक्शन आया, तब से धीरे 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 उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, जो गलत है। हरमन जी, मैं आपसे, मेरा ये सवाल है कि आपके
हरमन 99 वाली किस्म का पूरे देश में अब क्या क्या उपयोग हो रहा है, कहाँ कहाँ के किसानों ने इससे प्रेरणा ली और कैसे हरमन 99 के पौधे से दूसरे प्रदेशों के, गर्म प्रदेशों के किसानों को फ़ायदा हो रहा है, इसकी खबरें आप तक पहुंचती होंगी, वो बताइए। पहले तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए गए थे। उसके बाद दिन पर दिन 3 राज्यों में, हाँ, भारत के 29 राज्यों में दिन पर दिन बढ़ रहा। अब तो मैं अपने स्तर पर, जैसे गत वर्ष मैंने ओमान में भी 7000 पौधे एक ही फार्म में लगवाए हैं जी, और बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी और इंडोनेशिया में यह पौधा अच्छी तरह से फल दे रहा है। मेरी वेबसाइट पे अगर आप लिंक पे जाएं तो उसमें सारा और जगह की ईमेल भी हैं कि जहाँ जहाँ यह फल दे रहा है। और भारतवर्ष के तो पूरे 29 राज्यों में यह पौधा संपूर्ण फसल दे रहा है। और 1915 में मैंने राष्ट्रपति भवन में इसके पौधे लगाए थे और 1917 में उनमें फल आ गया था। और 1917 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा मुझे भारत का द्वितीय राष्ट्रीय किसान का पुरस्कार भी दिया गया था। और इस सेब के लिए मुझे अब तक 27 राष्ट्रीय अवार्ड हैं और 33 राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब भारतवर्ष का ICR कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं मिला है। और 28 अप्रैल 2025 को पद्म श्री मिला है, जिसका मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं एक 9th पढ़ने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। क्या बात है सर। लेकिन इतने राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों से मिलने का मौका भी मिला आपको, APJ अब्दुल कलाम या जी, सबसे मिला है। तो इस दौरान का कोई किस्सा याद रह गया हो, किसी ने आपसे कोई बात कही हो, आपकी सेब की तारीफ की हो? जी, श्री अब्दुल कलाम जी एक ऐसे मतलब राष्ट्रपति थे जिन्होंने कि सेब के पौधे पे, आपने मेरी वेबसाइट पे देखना कि पौधे की ग्राफ्टिंग, जैसे ग्राफ्टिंग थी ये हाथ से पकड़ ली थी, पे कैसे करते हैं मुझे समझाया जाए भाई आप जी। अच्छा। तो पुण्य से। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी ने, मैंने वो लेटर फ्रेम रखा है कि उन्होंने डिनर पे भी बुलाया था एक बार कि डिनर को मेरे साथ आए शाम को जी। क्या बात। एक बार आपको भी कलीम साहब राष्ट्रपति KR नारायणन के लिए कोई पौधा, पेड़ भेजने के लिए कहा गया? हमने 54 वैरायटी का पेड़ उनको दिया था तोहफे में। KR नारायणन साहब? हाँ, अरे जापान का एक थे, वो मुझे 2 दफ़ा आए तो मैंने बताया कि भाई हमने ये उनको वायदा कर लिया है और हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि भारत के दिल में मलिहाबाद की मिट्टी जा रही है। लेकिन अफसोस ये कि वहाँ वो सूख गया और उन्हीं ने अपनी बीवी से कहा कि बग़ैर पढ़ा लिखा साइंसदान, अब हम तो समझे नहीं, हमारा भतीजे ने बताया तो हमें हंसी आई। हमने सोचा कि यह साइंसदान नहीं है, हम एक अच्छे सच्चे वफादार उसके मजदूर हैं, उसके निगरानी करने वाले हैं। और यही सच है, हमारी यही बात जो है उसी ने हमको पूरी दुनिया में पहचानवा दिया। और 2 मुल्कों ने बुलाया, हम गए, हमने नौकरी नहीं की। 10 तोले का बिस्कुट दिया था सन 2000 में। कहाँ? दुबई वालों ने। अच्छा। और अगर हम चले गए होते, 10 तोला सोना दिया था आपको? 10 तोले का बिस्कुट, जी हाँ, सोने का। तो और हम कर्जदार थे 20,000 के, तो 47,000 कुछ का बिका था, बेच के पैसे उनको दे दिए। हमने मेहनत इतनी की है कि कम लोग होंगे दुनिया में और कभी 5 लाख रुपए नहीं देखे और पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया। अगर हकीकत ये है कि आपके अमेरिका के जो सबसे बड़ा प्रोग्राम अवार्ड होता है, क्या होता है उनका वहाँ का? अमेरिका का? अमेरिका का मुझे तो पता नहीं, मतलब आप कोई अंतर्राष्ट्रीय नोबेल, क्या नोबेल प्राइज ली, वो अमेरिका का नहीं होता है। हाँ। अच्छा, हम बड़ा बोल नहीं बोलते हैं, जो हमने किया है और जो लोगों को बांटा है, जैसे ये बांट रहे हैं, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है इनका ये कहना। हम एक एक बात को बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो हम जितने भी अवार्डी हैं, हम जो छोड़ के जाएंगे वो एक भी नहीं होगा उसमें। एक तराजू में सब बैठ जाएं, एक में हम बैठें, पलड़ा हमारा हिलेगा नहीं। क्योंकि जिस आदमी ने आम का झुआ सर पे रखा हो, बेड़ी चलाई हो, ट्रक में छल्ली लगाई हो, तो उसका मतलब ये है कि उसके हाथ खाली हैं, यानी पैसे से, और वो ये कर रहा है। इनके कामों में बहुत जान है, लेकिन आम एक ऐसा फल है वो उसका मुकाबला दूसरे फलों में नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जितनी ताकत और खूबियाँ उसमें हैं, दुनिया में अगर खुशबू ढूंढी जाए,
पूरी दुनिया की खुशबू इकट्ठा कर ली जाए तो आमों में ज़्यादा है। पूरी दुनिया के मज़े ढूंढे जाएं, सब इकट्ठा कर ले जाएं, आम में कई गुना ज़्यादा निकलेंगे। और सूरत शक्ल देखी जाए पूरी दुनिया की तो आमों में हज़ारों गुना ज़्यादा निकलेगी शक्लें। ये आम की यानी इंसान की खूबी है ये। तो ये कुदरत ने फल में सिफत दी है, लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमारी गवर्नमेंट पैसे बहुत खर्च कर रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 63 या 65 साइंसदान हैं। अब उनका जब हमने टेप कराया है तो कहने लगे हमारी किताबों में तो ये कुछ है नहीं। तो हम जाहिर है जब किताबों में नहीं है तो आप उस रास्ते पर जाएंगे नहीं। और हमने पढ़ा है पेड़, फल, फूल, नस, छल, जड़, पत्ता, छल्ला, ये नस, हाथ की नसें, हमने ये पढ़ा है। तो जाहिर है कि ये किताबों में कहीं नहीं है। तो जब किताबों में नहीं है तो किसी के पास नहीं है। और हम वो आदमी हैं, एक एक बात अब आपको हम बता इसीलिए रहे हैं कि ये बात सब में पहुंच जाए, क्योंकि हम चाहते ही हैं जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे जितने बच्चे हैं इनको सबको अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिले। ये फलों के साथ ये है कि आपके लगाए हुए फल ज़रूरी नहीं कि आप खाएं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी खाती है। नहीं, हमने जो नए आम बनाए मोदी साहब के नाम का एक आम है, गूगल पे देखिएगा। हाँ, और बहुत बड़े अच्छे अच्छे आम बने हैं, सचिन के नाम पे बनाया। ऐसे लोगों के हम तो वो कैसे आप तय करते हैं कि इस आम का नाम क्या रखेंगे, किसके नाम पर? भाई आम भी तो सूट करना चाहिए उस हम व्यक्ति की क्रॉस पर्सनैलिटी करते से। हैं। ये तरीका जो है वो कुदरती जो तरीका है हमने उसको पकड़ा है। और जो यहाँ पर दुनिया में वाले हैं वो नसें ढूंढ रहे हैं, वो क्या मालूम क्या क्या कहते हैं। तो हम चुप रहते हैं, हम सुनते तो हैं नहीं, हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमारा बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन इस फल में जो खूबी है वो दुनिया के किसी फल में खूबी नहीं। न तो इतनी खुशबू है, आप खुशबू, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन आए थे तो एक आम है उस पर जिसी पर हमने 314 वैरायटी जोड़ी है, उसका नाम है असल मुकर्रर। जैसे मुशायरा होता है तो लोग कहते हैं इरशाद करो, मुकर्रर इरशाद जी। वो इंतहाई लजीज और बहुत खुशबू वाला आम, असल मुकर्रर। असल ये तो उनको हमने सूंघाया तो सीने पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि सुकून मिला, अच्छा है। और हमें 5 एकड़ ज़मीन के लिए गवर्नमेंट से कहा कि दिन को दी जाए, पूछा भी नहीं किसी ने। अच्छा, हमें इसकी भूख नहीं, अगर हमें पैसे से प्यार होता तो आप यकीन कर लीजिए कि ये जितना रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान में 100% बाग लग जाएगा। अरे हम पनडुब्बी में लगा के आम खिला देंगे, रख के पनडुब्बी में आम लगा देंगे और खिला देंगे हम आम फल। रेगिस्तान में भी आम लग सकता है जी, क्योंकि जहाँ पर इंसान जिंदा रहेगा वहाँ आम जिंदा रहेगा। हमारा तजुर्बा है ये, और बता इसीलिए रहे हैं कि आप लोग इसको सोचें और इस पर अपनाएं। और सवालात हम तो चाहते हैं हमसे सवालात आप लोग लिख पढ़ के कर लीजिए, क्योंकि हमको उम्मीद ये है कि ऐसी चीज़ें निकल आएंगी। क्योंकि अब हम बेचैन हैं 2 एड्स और कैंसर की दवा के लिए, और हम अपने को महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिल खुश है और दिमाग खुश है कि तुम मुतमईन है। वो ये मुतमईन है दिमाग, ये हमारा दिल बहुत खुश है कि तुम कामयाब हो और बनेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने वो दवा बनाने के लिए रखा तो चूहे खा गए, हम बहुत खुश हुए, हमें अफसोस नहीं हुआ, हम खुश हुए कि ये इसमें शैतान आ गया और वो इसको चाहता है न बनने पाए। तो हम इससे खुश हुए कि ये इसका मतलब हम कामयाब हैं। रामचरण जी, आपने इसके पहले कुछ खेती की तकनीक का जिक्र किया, क्रॉप रोटेशन या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, बट थोड़ा सा मैं टिश्यू कल्चर को समझना चाहता हूँ कि वो क्या है, क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है। उसी वजह से, वो तमाम वजहों के अलावा वो एक बड़ी वजह थी कि आपको पद्मश्री के लिए चुना गया। तो थोड़ा सा समझाइए हम जैसे शहर में बस चुके लोगों को कि होता क्या है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वो चीज़ है कि जैसे केले का एक पौधा है, केले का पौधा आप समझ रहे हैं ना, तो उसके साइड में उसकी पुत्ती निकलती है, तो उसका जो एक हाँ, एक हम सेल ले करके उसको लैब में जाते हैं, बोतल में रखते हैं। तो उस बोतल में धीरे धीरे करके उसको जहाँ पर टेम्परेचर होता है रूम में, वहाँ पर टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं करीब 22 डिग्री का। तो बोतल में उसको रखते हैं, तो उसके साथ में उसके एक पौधे से करीब
200 पौधे उसके किले निकल आते हैं। तो उनको काट काट करके अलग हम करते रहते हैं। ये 9 महीने की प्रक्रिया है। तो करीब 9 महीने में एक पौधे से हम 500 पौधे तैयार कर लेते हैं। तो जो पौधे हैं वो एक तरीके के होंगे, एक तरीके के जीन्स होंगे, एक साथ की उम्र के होंगे। इसे कोई भी पौधा है, ये पौधे हम अलग अलग लगाएंगे तो छोटे बड़े होंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, एक जैसे नहीं चलेंगे। लेकिन जो टिश्यू कल्चर है वो एक साथ जो एक उनके माँ बाप होंगे ना, तो एक जैसे होंगे 500 पौधे, तो एक जैसे होंगे और एक साथ वो फलेंगे। तो जब हम उनको 15 जून के आसपास उनको हम खेत में ले जाते हैं लैब से निकाल करके, तो एक साथ हमारे वो पेड़ में फलते हैं। एक साथ फलते हैं, एक साथ उनसे फल आता है। और उसके फली की लंबाई जो अभी हमने आपको बताया कि जो केले की लंबाई और मोटाई के ऊपर रेट तय होता है, जैसे केला रखा हुआ है तो उस पर रेट। तो जो टिश्यू कल्चर है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात है जो शकर्स है, पहले हमारे भारत में चाहे तमिलनाडु है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, ये बहुत बड़े हमारे भारत के उत्पादक। जब तक कोस्टल एरिया है, समुद्री किनारा है, वहीं पर केला होता है। हाँ, तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश है, आज केरला है। यहाँ पर करीब भारत में 8 से 10 वैरायटियों का केला होता है। लेकिन जो G9 है, ये केला G9 है। तो जो टिश्यू कल्चर हुआ है ज़्यादातर G9 का हुआ है, ये सफल है। पूरी दुनिया में इसी की मांग है। वैसे केला इलायची है, विलियम्स है, रेड बनाना है। आपने रेड बनाना भी देखा होगा, तमिलनाडु में पाया जाता है लाल केला, उसमें खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक है वो। तो जो टिश्यू कल्चर केला है जो आपने कहा, ये हमारा 12 महीने में तैयार होता है। जो शक्कर पुत्ती से है, जो पुरानी परंपरा है शक्कर से, शक्कर जिसको पुत्ती कहते हैं, वो 15 से 16 महीने में तैयार होता है। तो नंबर 1, उसका उत्पादन भी कम है। इसका उत्पादन 350 से 400 कुंटल है एकड़ में, तो उसका उत्पादन करीब 250 से 300 कुंटल है। तो उत्पादन भी कम और टाइम भी ज़्यादा। आज तकनीक का ज़माना है, हम कम समय में कम लागत में कितना ज़्यादा पैदा कर लें और कम खर्च में। तो जो हमारा ये टिश्यू कल्चर है, ये कम लागत कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन। केवल पौधे की इसकी कीमत होती है, वैसे शक्कर से कीमत भी 4 से 5 रुपया है, लेकिन जो पौधे की कीमत इसकी 16 रुपया है। तो थोड़ा पौधे की कीमत, तो ये एक साथ फलता है, एक साथ होता है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, जो आपने कहा डाइवर्सिफिकेशन। आज भारत में एक बहुत बड़ी आबादी इसकी ज़रूरत है। बहुत बड़ी आबादी खेती में है, 50 से 60% हमारी भारत की जो आबादी खेती करती है। और उससे बड़ी बात है, इसमें ज़्यादातर हमारे जो है छोटे किसान हैं। तो हमको जो छोटे किसान हैं, हमारे देश के असली सोना है, उनकी आमदनी होगी तो हमारा भारत देश महान होगा। तो उन किसानों की आमदनी करने के लिए हमको केले की खेती करना है, सेब की खेती करना है और टमाटर की खेती करना है। यानी हम सब्जियों फल की खेती करें, लेकिन इसके साथ साथ हमको गेहूं चावल से भी नहीं हटना है। हम एक बहुत बड़ा खर्च कर रहे हैं, 2 से 3 लाख, जो हम सुना है 2 से 3 लाख करोड़ रुपया हम बाहर से जो खाद को इंपोर्ट करते हैं, इसके लिए खर्च करते हैं। तो जो हम विविधीकरण अपनाएंगे, हरी खाद का प्रयोग करेंगे, तो जितने जो हम पैसा खाद खरीदने में खर्च करते हैं, वो पैसा हम अपने स्वास्थ्य में खर्चा करें, ज़मीन के सुधार में खर्चा करें, तो इससे हमारे देश के किसान की आमदनी बढ़ेगी और हमारा देश महान होगा। छोटा सा सवाल पूछ लूँ इसी में ना, हम सब लोगों के लिए बड़ा उपयोगी हो जाएगा। हमारे यहाँ आशीष हैं, हाँ। उनका शौक है सब्जी लेने जाने का, उनको बड़ा आनंद आता है सब्जी हाँ। खरीदने में। हाँ। तो आप थोड़ा अगर ये बता दें, मंडी में जाते हुए अच्छे आलू की पहचान क्या है, 2-3 जिनका जब आप खरीदते हो ख्याल रखिए। आप तो खैर दूर से देख के पहचान लेते होंगे कि ये कितने नंबर वाला 1 बात यह है, उसको स्वस्थपन देखिए, वो चमकदार होगा, सुडौल होगा। ठीक है। और दूसरी बात है, आप ये कोशिश करिए कि जिस मौसम में जौन सी सब्जी मिलती हो, जैसे आलू तो आपको पूरे साल मिलेगा, वैसे इस समय आलू का हार्वेस्टिंग हो रही है, सीजन तो इस समय आलू का है अपने भारत में, लेकिन आलू तो आपको कोल्ड स्टोर को हर साल मिलेगा। और जैसे आप सेब है, सेब जितने चमकदार होगा, जितने लाइट होगी, उतने बढ़िया होगा।
ठीक है ना। केला है, जैसे आप देख रहे हैं केला, ये देखिए केला, ये केला जैसे है पूरा चमकदार है, पूरा कहीं भी कोई स्पॉट नहीं है, तो समझे हेल्दी है। और जितने हेल्दी होगा उतने वो पौष्टिक होगा। पर एक जो काले चित्तीदार हो जाते हैं ना केले, वो तो अच्छा होता है, नहीं, बहुत नहीं, मीठा वो होता है। कालेदार, ये पकने की प्रक्रिया है। अच्छा, वो बाद में होगा, ये भी हो जाएगा 2-3 दिन के बाद। वो तो केला आखिरी स्टेज पर है, वो तो बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल एक केला तो ये है, इसमें भी परसों तक चित्ती आ जाएंगे। चित्तीदार कोई वैरायटी नहीं होती है, ये G9 केले की वैरायटी। और हरी सब्जी, देखो सब्जी जो हो जितने आप ताज़ी खाएंगे हरी सब्जी उतने अच्छा, वो देखने में जो चमकदार हो, बढ़िया स्वस्थ दिखे, उसको ही लेना चाहिए हैं। और कोशिश करिए कि जो मौसम वाली सब्जी हो, जैसे हमारे यहाँ फूल गोभी है, वो आपको ज़्यादातर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिलेगी। टमाटर वैसे पूरे भारत में मिलता है। टमाटर उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, महाराष्ट्र ये और आपका मध्य प्रदेश, ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जो टमाटर के उत्पादक हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इस समय टमाटर उत्तर प्रदेश के आ रहा है, महाराष्ट्र का आ रहा है। अभी जैसे अप्रैल, मई, जून शुरू होगा, फिर एक कोलार जगह है कर्नाटका से, वहाँ से आएगा। हमको पूरे भारत के किसान जानते हैं, हम जाया करते हैं, देखते हैं। टमाटर थोड़ा वो हरा और लाल वाला लिया जाए या पूरा लाल लिया जाए? नहीं, थोड़ा टाइट हो, हल्का पीला, हल्का लाल टाइप का हो। जैसे देखो 2 टमाटर रखें। हाँ, एक तो इसमें हाँ, ज्यादा लाल है, ये आप 2 दिन घर पे रोक सकते हैं। हाँ, ये आज ही खाना पड़ेगा। लेकिन फिट ये है, फिट ये है। हाँ फिट है, देखिए है नहीं चमकदार। लेकिन वो हाइब्रिड में स्वाद नहीं होता जो देसी में होता है। हाँ, हाइब्रिड में स्वाद नहीं। दूसरी बात आप समझिए, इसमें जो स्वाद जब आएगा जब इसको तापमान मिलेगा 12 डिग्री से 30 डिग्री। आप समझिए हमारी बात, इसको ठंडक चाहिए। जहाँ जितने ज़्यादा गर्मी होती जाएगी इसका स्वाद उड़ता जाएगा। हर चीज़ क्लाइमेट से है। जलवायु बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़े समझने की ज़रूरत। हमने आपसे कहा नहीं कि आप वही सब्जी लीजिए जो अपने आसपास पैदा होती हो। क्या बात। हरिमन जी, सर ने बताया कि क्या क्या पहचान है, पर सेब ये कह रहे हैं कि जितने चमकदार हों। अब शहर में एक धोखा होता है और आप उससे वाकिफ़ होंगे जी। मोम लगा दिया जाता है, वैक्स। आप उसको सिक्के से या किसी चीज़ से रगड़िए तो वो वैक्स जो है उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो चमक से पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। विदेशों से जो सेब आता है उसी में वही तो नहीं, खासियत चमक है। में मुश्किल नहीं है भाई। जब आप चमक को समझ रहे हैं कि चमक क्या चीज़ है, जैसे ये है, अब ये चमक रहा है। नहीं, पर नकली चमक आती है ना, लोग नकली चमक विदेशों से जो आ रहा है फल, जो मोम लगी हुई सेब चमक जो विदेशों आती से है। आता है उसमें मोम लगी होती है, वो गिर जाए तब भी उस पर असर नहीं होता कुछ। देखिए इनका जुमला बहुत प्यारा है, ये चमक वाला। हर फल, हर तरकारी, जो इन्हें जुमला कहा उसी की ज़रूरत है। और सुनिए, एक मिनट हम देखो, आपको देखने से पता चल जाएगा, जब उसके छुएंगे ना तो उस पर पता चल जाएगा कि ये बनावटी है। अरे नजरें खुद पसंद करती हैं। नजरें बताएंगे आपको। जैसे आप वो देखिए, तो उसके लिए तजुर्बा चाहिए ना। हम जैसे- तो आज जैसे तक लौकी में स्वस्थ आदमी नाखून है, धसा जैसे के स्वस्थ देखते आदमी हैं। है, जैसे स्वस्थ आदमी है, आप उसकी नाड़ी सुन लीजिए, सुनिए, नाड़ी, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, 3-4 चीज़ें चेक कर लीजिए, फिर स्वस्थ है वो। पर मैं आपके बारे में, मेरी टीम ने रिसर्च करके बताया कि नील गाय से भी कुछ सीखा आपने, जिसको फिर नहीं, नील गाय से ये हुआ कि केला, हम केला लगाते थे। हमने कहा नहीं, हमने पौधे से सब सीखा है। तो जैसे केला था, तो केला एक बार हम खेत में जा रहे थे, तो नील गाय से केला हमारा खा गई। नीचे का केला, बंच होती नहीं घर के, तो हमने कहा कि तो नील गाय खाएगी केला। फिर वो ऐसे पड़ा रहा। तो जो बगल का केला था और जिसमें नीलगाय खाई गई थी, उसके केला लंबे हो गए और बगल वाले के केला छोटे रह गए। फिर दोनों का हमने वजन किया, तो वजन भी इसका 5 किलो ज़्यादा निकला, जिसके केले नीलगाय खा गई थी। तो नीलगाय को काम पे लगाया जाए नहीं, फिर? नहीं, सारे अब सुनिए सारे क्या थोड़े हुआ। थोड़े चख दो। अब हमने कहा नहीं कि जिस केले की लंबाई हमारी 22 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का 1200 रुपया रेट, और जो 22 सेंटीमीटर उसका 1800 रुपया। तो जो लंबे केले थे वो महंगा भी बिका। तो हमने क्या किया, फिर नीचे से हमने काट दिया, 3 गुच्छे, 3 बंच काटना शुरू कर। तो धीरे धीरे करके हमने ये 6 साल में पूरी टेक्निक हमने नीलगाय की ही लागू कर दी।
ये हुआ। सर रामचरण और जी, टाइम भी आपको ना एक काम करना चाहिए, खोज करके उस नीलगाय को निकालिए, उसको माला पहना करके स्वागत कीजिए। पता नहीं कितना अरे मुनाफा वो उसकी वजह नीलगाय से। पता नहीं कहाँ भाग गई। हम तो खेत में गए थे तो खाया हुआ पड़ा था। आज भी हमारे खेत में नीलगाय आती हैं। हरमन जी, एक बात बस आपसे ये आखिरी, फिर हमारे साथी सवाल पूछेंगे। पानी का जिक्र कर रहे थे रामचरण जी कि पानी ये तय करता है 25% उत्पादन कम हो सकता है, ज़्यादा भी। जी जी। एक मुझे याद है मैं मिला था बनासकाठा में, एक सज्जन है, गेना भाई नाम है उनका। जी, अनार की खेती करते हैं। पद्मश्री सम्मानित हैं वो भी। परिचित हैं। और मैं उनके यहाँ गया था, मैंने देखा कि वो ड्रिप इरिगेशन से वो सिंचाई बूंद बूंद करके बनासकाठा जैसे इलाके में जो लगभग रेतीला सा है, अनार की बहुत सक्सेसफुल खेती करते हैं और बहुत अच्छा खासा टर्नओवर है। उनको देख करके कई और किसान प्रेरित हुए हैं और वैसी मुश्किल ज़मीन पर जहाँ कुछ भी होना मुश्किल था, वहाँ अनार वो उगा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सेब जब हम इन गर्म इलाकों में उगा रहे हैं, आपके वाले हरमन 99 के लिए, तो क्या इसमें इरिगेशन के सिंचाई के लिए किसी खास तरह का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि सेब को ठंडक तो पसंद है, इस वाले को पता नहीं मुझे। नहीं, इसको पता नहीं। इसका तो ऐसा है जी कि बर्फ वाले क्षेत्रों में नहीं होता है जी। ये बर्फ वाले में नहीं चलेगा? नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। ओके। और कोई ड्रिप इरिगेशन की जरूरत नहीं है? ड्रिप की भी जरूरत है। इसकी जड़ें ऊपर ही होती हैं, जिसकी जड़ें नीचे नहीं जाती ज़्यादा जी। अच्छा। खासकर टिश्यू कल्चर का जो सीडलिंग है ना जी, इसकी तो जड़ें नीचे जाती है, मेन रूट होती है। टिश्यू कल्चर की जड़ें 3-4 फुट में ही फैलती हैं ऊपर जी। अच्छा। क्योंकि उसमें मेन रूट नहीं होती जी, तो उसमें ड्रिप भी कामयाब है। इसमें जी ड्रिप से भी बड़ा अच्छा चल सकता है। और गेना भाई जी के तो पहले बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की, अब तो नर्मदा का चला गया ना। हाँ जी, अब चला है। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे से वो कोई 20 साल से जुड़ा हुआ है उनका जी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं मिला हूँ थोड़ा जी। तो जैसे आपने कहा ड्रिप इरिगेशन बहुत बड़े फ़ायदेमंद चीज़। जहाँ पर हमारी ऊंची नीची ज़मीन है या कुछ फसलों को कम पानी चाहिए या पानी, उससे पानी के नाप तौल के पानी चला जाता है कि हमको इस पेड़ इतना पे 100 ml पानी चाहिए तो ड्रिप से 100 ml पानी ही जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें अभी खेती में शोध करने की ज़रूरत है। लोग टमाटर की खेती तो करते थे, लेकिन हमने केवल पौधा खड़ा कर दिया, कहाँ कि पैदावार 3 गुना हो गई। खड़ा कर दिया यानी कि लंबा स्टेकिंग कर दिया, स्टेकिंग। तो उसके लिए आपको बीच में से काटना पड़ा होगा पहले? नहीं, जैसे आप समझिए, जैसे ये पेड़ है, जैसे आप इस तरीके से हम बताएंगे। पेंसिल दे दो ना, एक मिनट, पेंसिल दे दो। अभी हम बताएंगे। ये 2 पेंसिल से आप समझा दीजिए। अभी बताएंगे। ये हाँ, जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ जो टमाटर का है, जब टमाटर फले तो वो पलट गया, जमीन पे गिर गया जी। तो कुछ जमीन पे अच्छा, टमाटर सपोर्ट चले दे करके गए। उसको हाँ, फिर हमने सपोर्ट कर दिया तो पूरा खड़े रहे, तो टमाटर हमारे चमकदार भी हो गए और ठोस, और उनकी पैदावार भी बढ़ गई। मतलब टमाटर का पौधा 6 फीट का ऊंचा हमने जो हमारा पौधे हैं 6 फीट के ऊंचे हैं टमाटर के। टमाटर के पौधे आपने देखा होगा तो इतने बड़े देखे होगा। तो खड़ा करने पर तो जहाँ उनकी पैदावार 200 कुंटल थी, तहाँ 600 कुंटल चमकदार हो गया, एक साइज का हो गया। तो ये भी एक टेक्निक है। तो आप पौधे से, जब पौधे में बहुत सारा शोध करने की भी ज़रूरत है। एक सवाल आखिरी कि आप लोगों का बहुत तजुर्बा है, भारत में बहुत बात होती है, कृषि विशेषज्ञ भी इस पर बहुत चर्चा करते हैं कि भारत को अब किस तरह की खेती की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग ये महसूस करते हैं कि हम गेहूं और, सर मैं एक बार बात पूरी करूँ, गेहूं और धान ज़्यादा उगाते हैं या गन्ना भी, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम वैसे भी डायबिटीज़ कैपिटल हैं पूरी दुनिया की, हमारे यहाँ शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो गन्ना, इसलिए गन्ना उगा के अब उसका एथेनॉल बना रहे हैं। गन्ना पानी बहुत लेता है जिससे वाटर लेवल कम हो रहा है। ऐसी ही बात धान की भी है, छत्तीसगढ़ में और पंजाब में बहुत धान होता है जिससे वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हमें इतने चावल की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हमें हॉर्टिकल्चर पे शिफ्ट ज़्यादा करना चाहिए, फल फूल की ओर, स्पेशली फलों की ओर, सब्जियों की ओर ज़्यादा जाना? ऐसा है जी कि हमको बैलेंस चीज़ करना है। गेहूँ और चावल हमारे पास सरप्लस है, बहुत ज़्यादा है। आप तो राशन में देते हैं लोगों को। राशन में देते हैं, और खरीद की समस्या आती है कि लोग MSP पे क्यों नहीं खरीदते हैं। तो जहाँ हमारा एक तरफ हमारे पास सरप्लस है और दूसरी तरफ हम दलहन और तिलहन हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो हमको दलहन एवं तिलहन की खेती करना है। मतलब दलहन एवं तिलहन की भी खेती करना है। स्वस्थ रहने के लिए 140-45 करोड़ हमारी आबादी है, इसको हमको तेल की भी ज़रूरत है और दाल की, क्योंकि दाल पर हम बहुत बड़ा पैसा वहीं बाहर हम खरीदने में खर्च कर रहे हैं।
तो जैसे हमारा पंजाब हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में तो डाइवर्सनफिकेशन खेती हो रही है। एमपी में दलहन की खेती हो रही, तिलहन की खेती हो रही। अब पंजाब में केवल गेहूं चावल की ही लोग खेती करते हैं। तो हम अपने देश के उन किसानों को बताना चाहते हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन करिए, क्योंकि हमको गेहूं की भी ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमको दाल की और मोटे अनाज, जो मोटे अनाज हैं, चाहे आप मोटे अनाज की ज्वार, बाजरा, मक्का हैं और रागी, ये हमारे पौष्टिक भी हैं। हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको पौष्टिक खाना खाना है। तो जब तक हम फसल चक्र, विविधीकरण और मोटे अनाज की खेती नहीं करेंगे, तब तक हम भी नहीं स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश भी नहीं स्वस्थ रहेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। एक बहुत बड़ी आबादी हमारी लघु एवं सीमांत है। अब आज जो हम काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लघु एवं हम आपसे बताएं, हमारे पास हज़ारों किसान ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी 20,000 थी, आज 3 से 4 लाख रुपए। 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, 1 एकड़ वाला सबसे छोटा किसान, सीमांत किसान हमारे भारत का माना जाता है। अब आज भारत का किसान जब धनी होगा तो हमारा भारत देश धनी होगा। और इस समय जो सरकार है, बहुत सारा काम हमारे किसानों के लिए कर रही है और किसानों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है। आप लोग सहमत हैं मतलब मौजूदा सरकार के कृषि के लिए जो कार्य हैं? क्योंकि बीच में 3 कृषि कानून आए थे और फिर बड़ा उसमें प्रदर्शन हुआ, वो भी किसानों के हित बंद थे, परंतु कुछ लोगों ने इसके लिए गलत प्रचार किया जी। नहीं तो वो भी किसानों के हित में थे जो सरकार ने लागू किए थे। कैसे आप मतलब कि क्या बेहतर बाजार मिलता उससे किसानों को? हाँ क्या होता उससे? बिचौलियों की समस्या खत्म होनी थी और जो बिचौलिए लोग थे उन्होंने लोगों को उकसाया। कुछ हिने गिने लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, नहीं तो कृषि कानून देश हित में थे। सरकार की नीति जो थी एमएसपी नहीं, पर अगर ऐसा था तो सरकार ने वापस क्यों लिया? अब लोगों का आंदोलन देख के तो करना पड़ता है, राजनीति की बातें हैं तो जी। नहीं, ऐसा है, उसमें बात केवल राजनीति की थी। सरकार ने बहुत अच्छा कानून लाया। जितना ज़्यादा हमारे पास ग्राहक होंगे उतना किसान का माल महंगा बिकेगा। कोई किसान, एक किसान बाराबंकी का किसान वो ले करके केरला में बेच सकता था। ये कानून कहता था कि आप कहीं भी ले जाइए। और कॉन्ट्रैक्ट खेती ये थी कि जैसे हम हैं, जैसे हम किसी की ज़मीन लेते हैं तो जो हमारे किसान, जैसे आलू है इस समय 8 रुपये किलो या 6 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि उसके कल्टीवेशन कास्ट 5 रुपया है। लेकिन अभी हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी व्यापारी से 10 रुपया किलो, तो 10 रुपया किलो में उसको लेना पड़ता। ये उसमें प्राविधान था कि यदि किसान अपनी लागत मूल्य का लाभकारी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है व्यापारी से, और लोग उसको समझे कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, उनको बहकाया गया, ये कुछ बहकाया गया, कुछ नहीं। जो कृषि कानून थे बहुत ही अच्छे थे। आम पर इतने शेर कहे गए, आपने सुने? अच्छा, बहुत सारी सुनी है। हमें तो कुछ, हम पढ़े, खुद तो पढ़े हैं नहीं, साथ में अरे अपना लिख के नहीं पढ़ पाते। और क्या? ये सच है बिल्कुल। सागर खयामी नाम के एक शायर हैं, उनका ये शेर है कि ए आम तेरी ये खुश नसीबी है वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। अच्छा, इसी नोट पे मैं अपने जो हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं उनको अब आमंत्रित कर रहा अब हूँ। वो हमें आपसे सवाल बेचैनी सिर्फ, अब हमारी उम्र जो है 86 में चल रहे हैं हम, हमें 2 कामों की अब बहुत बेचैनी है। हम चाहते हैं मालिक इसको पूरा कर दे, और आप लोग भी दुआ करें कि ये एड्स और कैंसर की, और ये जो 3 दफ़ा आम फल रहा है, भाई ये तो बहुत आसान बात है कि 3 दफ़ा एक आम फल रहा है तो क्यों फल रहा है, जब हम क्यों लगाएंगे। बिल्कुल। नमस्ते सर, जब हम लोग बाज़ार जाते हैं जी, आमतौर पर फल ख़रीदने या सब्जियां ख़रीदने, तो जब फल ख़रीदते हैं तो उसमें ना देखते हैं कई बार सफ़ेद रंग के दाग लगे होते हैं, तो पता चलता है कि कार्बाइड से पके हुए हैं। कुछ मामलों में पता चल जाता है और कई बार नहीं भी पता चलता। और हम तो ये मतलब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाँ वो चीज़ें सुरक्षित हों हमारे घर वालों के लिए। जैसे मेरी 8 साल की बेटी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे वो चीज़ें खिलाऊँ जिससे उसे नुकसान ना पहुँचे। तो ये चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं कि ये कैसे पका है, इसकी पकने की प्रक्रिया क्या रही है? नहीं, ऐसे केला है, केला ज़्यादातर आज की डेट में वो इथिलीन गैस है, उससे पकाया जाता है। वो कहीं रूरल में, कहीं इधर उधर भले हो, लेकिन आपके दिल्ली में जो केला, हमारा बहुत सारा केला आपके दिल्ली में बिकने के लिए आता है, आज़ादपुर मंडी पे, यहाँ पर लोगों ने इथिलीन के चैम्बर लगा रखे हैं, ठीक है। तो
एक तो इथिलीन गैस से जो पका हुआ केला होगा वो आपको छूने से पता चलेगा, कड़ा होगा, पीला होगा। एक आप एक फ़र्क पहले समझिए, हमारी बेसिक फ़र्क है कि आपको कड़ा होगा, चमक होगी। जो कार्बाइड वाला होगा वो कार्बाइड थोड़ा गर्म होता है, तो वो जो केला है वो अंदर से थोड़ा लूज होगा। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। वैसे ज़्यादातर केला 90% वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो आपने बताया कार्बाइड से। हालांकि जो आम है, आम ज़्यादातर जो हमारा इस समय आम आ रहा है वो ज़्यादातर आम हैदराबाद से आ रहा है या तमिलनाडु से आ रहा है। तो उस आम में लोग कार्बाइड लगाते थे, लेकिन अब वो भी उसकी भी एक नई तकनीक आ गई है कि इथिलीन का ही प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो हमने आपको बताया नहीं कि उसकी यदि आपको पेवर खुशबू मिल रही है आम की, मतलब रियल, तो वो कार्बाइड नहीं लगी। दूसरी उसकी सबसे बड़ी आप चमक देखिए, दूसरा उसका लूज, वो देखने से टाइटपन होना चाहिए। शुक्रिया सर। हाँ। सर मेरा सवाल आप दोनों से ही है। मेरे घर के पास में एक सब्ज़ी वाला है, वो हरी सब्जियां लगाता है। सर्दियों में मैंने उसका गौर किया था कि मतलब मुझे किसी ने बताया था, तो फिर मैंने गौर करना शुरू किया कि उसकी हरी सब्जियां पत्तों वाली, साग, बथुआ, सोया में जो होता है, सोया मेथी वाला, जो मुझे तो पता भी नहीं है ज़्यादा अंतर, लेकिन वो हमेशा एकदम पत्ते ताज़े खड़े, सातों दिन वो वहाँ बैठा रहेगा और सातों दिन सारे पत्ते एकदम हरे ताज़े बने रहते हैं। एक तरीका तो ये होता है, मैंने देखा है लोग पानी का छींटा मारते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कोई केमिकल होते हैं जो ये हमेशा? नहीं, एक तो ताज़ा हो सकता है, दूसरे पानी से ताज़ा हो सकता है कि जो पानी के छींटे मारता है इससे ताज़ा, लेकिन वो प्रक्रिया 2 दिन तक ही चलेगी। इसके बाद थोड़ा वो पत्ती उसकी मुरझा जाएंगी। जैसे ये आप हम तोड़ रहे हैं, देखिए केला हम तोड़ रहे हैं, तो देखिए देखो ताज़ापन है कि नहीं, आप देखिए ताज़ापन है नहीं, लेकिन ये वैसा नहीं रहेगा। आप समझ लीजिए, केला तो थोड़ा सा डाउन होता चला जाएगा पीला, लेकिन ये नहीं रहेगा। आप समझिए, ये जैसे काट दिया जाए ना, कोई चीज़ आम तोड़ते हैं तो ढेपना उसका जो है ताज़ा नहीं रहेगा, वो तो उसका ढेपना तोड़ाई ही ताजपन बताती। तो आप जो पत्ते का नीचे वाला भाग है या कटा हुआ भाग आप देखिए जरूर से। बैंगन है, बैंगन आपको जो बैंगन का ढेपना उसको आप देखेंगे तो ये तो कई दिन का तोड़ा होगा तो वो थोड़ा सा मुरझाया हो गया होगा, टुकड़ा हुआ होगा, हाँ, ताज़ापन नहीं होगा। यहाँ से आप रखिए पहले। अच्छा, सीधी बात, ठीक। अब मैं भी सब्जी खरीद लूंगा अच्छे से। हाँ, ये जी। और बकिया पत्ते उसके चमक और कड़ापन तो आपको देखना है। कलीमुल्लाह जी, ये बताइए कि कोई आम है ऐसा क्या जिसमें गुठली ना हो, जो है नहीं, खा एक आम है ऐसा जिसमें बहुत बारीक गुठली है। हाँ। गुठली हम कम कर रहे थे। हाँ, कबाब में हड्डी जैसी होती है वो। एक हुस्नारा आम है। हाँ। जो शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत आम है। उसमें बड़ी नज़ाकत है, बहुत बहुत नज़ाकत, लेकिन उस आम में गुठली बहुत मोटी है, गूदा पतला है। लेकिन हमारे पास पाबंदी एक ऐसी आई कि हमारे बनाए हुए मामले में छेड़ मत करो, ये अल्लाह कह रहा है। हम अल्लाह कह रहे हैं, आप प्रभु कह रहे हैं, वो ईश्वर कह रहे हैं, वो खुदा कह रहे हैं। तो हम अपनी जगह पर खामोश होकर बैठ गए, क्योंकि हम पहुंच गए थे वहां तक कि गुठली छोटी हो जाएगी। लेकिन जो कुदरत के बने हुए हैं उसमें कोई छेद न कीजिए, नहीं तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। आपने आम का उसका मज़ा है वो आप तरकारी है, फूल फल, जो चीज़ भी है, जो उसमें कुदरती खूबसूरती है, जो उसमें ताकत है, वो खूबसूरत वो कुदरती वाले में ज़्यादा है। अब जैसे आपने ये बताया कि कार्बाइड के लिए आपके आज तक ही में लखनऊ में हमारे 52 मुल्कों से डायरेक्ट दिखाया गया था। तो हमने एक ही आम को, दशहरी को, 3 शक्लों में दिखाया। एक जो उन्होंने कार्बाइड से पकाई, हम ही ने कार्बाइड से पकाई, एक हमने पेड़ से पकाई, एक हमने पाल में पकाया। 3 पकाए तो तीनों को छील के दिखाया, गूदे में फ़र्क था। इस हमारा मतलब ये है कि जो कुदरती चीज़ है वो ज़्यादा, उसमें सब खूबियाँ हैं, ताकत भी ज़्यादा है, मज़ा भी ज़्यादा है। 2 सवाल और है मेरे। आपने जो नाम लिया आम का, हुस्नारा नाम, तो कई सारे आपने जो है नाम रखे, ऐश्वर्या राय, तो क्या कभी ऐश्वर्या राय वगैरह का फ़ोन आता है आपके पास? सन 1919 में 1400 किस्म का आम था,
ये बहुत कम तादाद में फलता कम है और बिकता बहुत महंगा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हुस्नारा नाम रखा आपने, नाम रखा एक ऐश्वर्या राय का भी जो है, कई हीरोइनों के नाम भी रखे, तो ऐश्वर्या राय का जब नाम रखा आपने तो क्या कभी ऐश्वर्या राय का फ़ोन ऑन आया आपके पास कि भिजवाइए या चखा उन्होंने कभी? एक दो नहीं, बहुत आते जाते रहते हैं, बहुत लोग। हमें ये समझिए हर वक्त मोबाइल हमारा रहता है और गिनती नहीं है कि कितने फ़ोन लोग आते हैं लेने के लिए, और हम उसी के साथ साथ हम तो सबको सिखाते हैं। सर ये कह रहे हैं जैसे एक आम का नाम ऐश्वर्या राय पे था, जी हाँ, तो ऐश्वर्या राय जी का कभी फ़ोन ऑन आया कि भाई हमारे नाम का आम भिजवाइए या कुछ? हमने असल में ऐसा है, हमारे रहन में कारोबार नहीं है, हमारे रहन में कारोबार नहीं। अगर हमें कारोबार होता तो आज हम रेगिस्तान में, अरब में जितना हमें रेत दिखाई दे रहा है, हम तो गए हैं ना, 2 मुल्कों ने बुलाया, तो उसमें 100% हम आम का बाग लगा देंगे, 100%। अपने वहाँ ऊसर ज़मीन में बाग लोग नहीं लगाते। हमने DGP रिटायर हो गए भी, आपके शाह साहब के निजी सचिव थे और DGP थे पहले से, उनका ऊसर में बाग, यहाँ तक कि दिल्ली के डायरेक्टर ने मना किया कि मत लगाइए, नहीं लगाइए, उनके दोस्तों ने मना किया, और हमारे पास तजुर्बा है, अब उन्हीं ने हमसे वायदा कर लिया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ना, ऐश्वर्या राय का नहीं आया फ़ोन आपके पास? नहीं, फ़ोन किसी का नहीं आया। देखिए उसमें हमें इससे 3 महीने करीब ऐश्वर्या राय मलियाबाद में रही हैं, उनकी फिल्म बनी। हमें बचपन से इन चीज़ों से शौक ही नहीं था, नाम रखने का शौक बिल्कुल, क्योंकि और कारोबारी मिजाज नहीं है किसी। ये चाहते ये हैं हम कि हम पानी अगर पिलाएं, उनको पिला लें किसी रंग से, हम न पिएं, हम इनको पहले पिलाएं बाद में हम पिएं, ये हमारा मिजाज है। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल, आपने दशहरी का जिक्र किया, जोर से कीजिए मगर जोर से। हाँ, जब तक जो हम सुन नहीं हाँ, पाएंगे और क्या, जोर करें? से बोले। आपने दशहरी का जिक्र किया, दशहरी आम को कई लोग बदनाम करते हैं कि क्या दशहरी खाते हो जो है, उनके लिए कोई मैसेज है आपका, कोई संदेश है? जी, दशहरी बहुत बेहतरीन आम है, लेकिन पाल का, डाल का आम जो है कोई भी अच्छा नहीं होता, मजे का नहीं होता। हल्का ऊपर कर्रा होगा और गुठली में पुलपुला होगा। ये अब हो गया है, पहले तो नहीं था ये। जब ये दवाएं इतनी फैलने लगी है कि जब जहर पेड़ पे जाता है तो पेड़ पे रुक जाता है, जहर पी लेता है पेड़। भाई आप अपने ऊपर बूंद पानी की बूंद रख दीजिए, तो आप रखे रहिए, उसके बाद घंटे आधे घंटे में ये जिस्म पी लेगा। इसी तरह से वो भी पीता है, जब वो पीता है तो ये दवा आम के अंदर पहुंच जाती है, तो जब ये पकने के वक्त आता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो अंदर असर पहुंचता है, ऊपर आम कर्रा और गुठली पे पिलपिला। अब आप देख लीजिएगा। और पाल वाला आम, अगर आपको आम खाना है, इतना हमारा सुन लिया आप लोग कच्चा आम लेके और पाल कैरेट के जो होगा कैरेट, और बंद जगह पर रख दीजिए उसको, जब वो खुशबू दे खोलिए, जहाँ पर हवा ना हो या शुरू का हो तो उस पर कोई चीज़ और कोई कपड़ा डाल दीजिए, बोरा डाल दीजिए, कंबल डाल दीजिए, जब वो खुशबू दे जब खोलिए, यूँ ना खोलिए। मेरा सवाल हरिमन शर्मा जी आपसे है। सेब एक टेम्परेट क्रॉप है, उसको एलिवेशन चाहिए, उसको चिलिंग आवर्स चाहिए पकने के लिए और अच्छा बनने के लिए, लेकिन आपने लो हाइट पे सेब उगा दिया है। अब जो लो हाइट का सेब है उसको लेकर डाउट है लोगों के मन में, खास तौर पर जो हिमाचल प्रदेश के बागवान हैं उनके मन में। वो डाउट्स ये हैं कि लो हाइट का जो सेब है वो अपर हिमाचल का जो सेब है उसके हिसाब से क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं होता, उसका शेप, कलर, साइज उतना अच्छा नहीं बन पाता। दूसरा डाउट है कि क्योंकि वो लो हाइट में सेब हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट क्योंकि उसका नेचुरल नहीं है, तो बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आपको डालने होंगे, ऑर्गेनिकली आप उसको शायद ना उगा पाएँ। एक ये डाउट है। तीसरा जो डाउट है सेब को लेकर लो हाइट वाले, वो ये है कि सेब मतलब थोड़ा उगाना अलग बात है, लेकिन क्योंकि अपर हिमाचल का जो सेब है अब उसमें अगर किसान पैसा लगा रहा है तो किसान को उतना मिल भी रहा है, उसी हिसाब से कमाई भी है अपर हिमाचल के सेब में। ये लोअर बेल्ट वाला जो सेब है, क्या उससे किसान कमा भी पा रहे हैं बागवान? ये मेरे 3 डाउट्स अगर आप क्लियर कर दें सर। नंबर 1 तो पहला क्या पूछा था आपने? मैंने आपसे पूछा था कि क्वालिटी जो है क्या अपर हिमाचल के सेब जैसी ही क्वालिटी होती है? इसका डीएनए टेस्टिंग हुआ है गुजरात में, और इसका टीएसएस जो है तो 14% की बजाय 16% पाया गया है। इसका डीएनए, माइक्रोबायोलॉजी का फिंगर टेस्टिंग पेटेंट होने से पहले सारे इसके मतलब टेस्ट हुए हैं, और इसका टीएसएस जो है तो आम ऊपर के सेब में 14 है, इसमें 16 है।
और इसमें 100 mg में शुगर जो है नॉन रिड्यूसर शुगर 0.4 mg है जी। और शुगर जो प्योर है वो 2% है, यानी 0.6% शुगर है इसमें, और इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई गई है। जी नंबर 1 तो हो गया ये। जी, दूसरा मेरा ये था कि पेस्टिसाइड वाला आपका पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड कैसा है कि नई क्रॉप है और ऊपर के तो 18 से 20 क्रॉप का शेड्यूल होता है, उनके यहाँ बीमारी लगे ना लगे वो 20-25 स्प्रे करेंगे। अभी हमारे यहाँ इस पे कोई स्प्रे नहीं हो रहा है। जी, ऑर्गेनिक है क्या आपका? हाँ, ऑर्गेनिक चला हुआ है। और तीसरा? ऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि इसमें कैंकर की प्रॉब्लम है, उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं, परंतु वो भी फल के समय नहीं करते, जब कटिंग कर देते हैं, प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद करते हैं। क्या कमाई हो पा रही है? तीसरा ये था कमाई इसकी बड़ी अच्छी है क्योंकि ये जून में आता है। जी ऊपर का पहाड़ों का सेब जो है तो अगस्त में आएगा, जुलाई एंड अगस्त में, और कश्मीर का सेब नवंबर दिसंबर में आएगा। हमारे यहाँ जून में पक जाता है, 15 जून के बाद पकना शुरू हो जाता है। उसमें मार्केट में कोई फल नहीं होता और 150-200 रुपये किलो आराम से बिक जाता है। जी हरिमन जी, जो सेब है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत लोग हिमाचल प्रदेश में बागवानी पर डिपेंड करते हैं। इकोनॉमिकली बहुत साउंड है हिमाचल प्रदेश सेब की वजह से। एक हिमाचल प्रदेश की बागवानों की जो हमेशा से मांग रही है वो है वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। अगर इंपोर्ट ड्यूटी उस पर बढ़ेगी तो मतलब हमारा जो सेब है वो अच्छा बिकेगा। जी, तो आपका इस पर क्या कहना है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इससे तो सेब लॉबी पे असर पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब बाहर से सेब सस्ता आएगा तो उस सेब का तो दाम बिल्कुल कम होगा ही, वो तो फर्क प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए उनका वो मांग भी जायज़ है बिल्कुल। क्या आपने कभी किसी स्तर पर ये मांग उठाई है? नहीं, अभी तक नहीं जी, अभी नया तो हुआ है। अभी मैं मतलब 1 महीना पहले तो बात उठी है और किसानों में इसमें रोष है। अभी कोई आंदोलन वगैरह तो नहीं हो रहा है, परंतु सरकार के माध्यम से इस बारे में राय प्रकट कर रहे हैं लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत सारे आमों का जिक्र किया, दशहरी का, लंगड़ा का, लेकिन आपने सफ़ेदा आम के बारे में कुछ नहीं कहा। चूँकि सफ़ेदा आम मेरा फेवरेट है, तो बेहतरीन आम है। आपका फेवरेट आम कौन सा है? जो सवाल पूछा गया था, लेकिन देखिए सवाल ये है, हम क्या बताएं, जैसे कोई रोक लेता है, आप यकीन कीजिए हम बताना चाहते हैं तो जैसे कोई रोकता है कि नहीं, हम खुद भी तो हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो सफ़ेदा आप कह रहे हैं, हमने इसी का खून निकाला। इसी का खून निकाला हमने सफ़ेदा ही आम का खून निकाला, और उस आम का नाम पहले सफ़ेदा था, और वो वाजिद अली शाह को सफ़ेदा आम दिया गया तो उन्होंने इसका नाम, उन्हें जवाहरात दिए थे इनाम में, फ़कीर मोहम्मद खां को, जो वहाँ के उनके वज़ीर थे, तो उन्होंने उसका नाम जौहरी सफ़ेदा रखवा दिया कि जवाहरात से लगा हुआ है। और ये इस आम की खूबी ये दशहरी के साथ चलता है और चौसे को भी दाब देता है। अगर आप इस आम को चलने दें तो चौसे को भी हरा देगा पकने में, और ये फूलता रहता है। इसको जब आप छीलिए, चरचा छिलका छूट छोड़ देता है। और दुनिया के कितने ही आम, मैंने जापान वालों को चैलेंज किया, ये उनका मियाजाकी के लिए दिल्ली से मेरे पास लोग गए आप ही जैसे, तो उन्होंने 5 सवाल आज के, तो मैंने कहा मैं जापान को चैलेंज करता हूँ कि वो कितने भी आम बना लें और कितने भी आम खाएं, और एक आम हम देंगे खा लें, डकार जब आएगी तो उसकी खुशबू आएगी। ये मैं खुद महसूस कीजिएगा आप लोग। सर, मेरा सवाल थोड़ा सा गंभीर है, मतलब किसानी को लेकर है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से वो इस क्षेत्र से अलग हो जाते हैं और अपनी नौकरी और बिजनेस ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। और आप लोग चूंकि दशकों का एक्सपीरियंस और काफ़ी अलग लेवल पर आप किसानी कर रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा आपकी इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो ऐसे किसान जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ज़्यादा मौके नहीं हैं, और जो इस वजह से किसानी छोड़ रहे हैं या खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद की जान ले रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तीनों से मेरा सवाल एक एक करके अगर आप बताएं तो। जी देखो, नंबर 1 ये है, हमने आप कई बार इसका नाम लिया जी कि हमारे भारत में ज़्यादातर सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, यानी वो किसान हैं 4 एकड़ 1 एकड़ वाले, 1 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक, 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं है, वो 80% हमारे भारतवर्ष में यही खेती है। तो जो हमारे छोटे किसान हैं, जैसे आपने कहा कि लोग खेती में नहीं जाना, यदि आप गेहूं की खेती करेंगे, चावल की खेती करेंगे, तो उससे आमदनी 1 एकड़, आप समझ रहे हैं ना, खेत 1 एकड़ की बात करें 4000 स्क्वायर मीटर की, तो उससे आमदनी 20 से 25 हज़ार रुपये की होगी। वहीं आप टमाटर की खेती करेंगे
तो आपको 50,000 से लेकर के 4 लाख रुपए तक 1 एकड़ से फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हमारे छोटे किसान हैं, ये जो आप नवयुवक नहीं आना चाहते हैं, तो उनको अभी तक ज़्यादातर हमारी जो, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लोग फटीचर किसान को दिखाते हैं फावड़ा लेकर के ऐसे कर, तो जो हमारी नई पीढ़ी है जैसे वैसा देखेगी तो क्यों खेती में आएगी। आज नई टेक्निक टिश्यू कल्चर है, हाइब्रिड बीज हैं, संकर प्रजाति हैं और ड्रिप इरिगेशन है और पॉली हाउस खेती है। बहुत सारे खेती के बहुत नई तकनीक आई है, सरकार ने इस पर बहुत बड़ा अनुदान दिया है। तो ये कोई पढ़ा लिखा आदमी से बैंक के सपोर्ट से, आप जैसे अभी आप मल्चिंग से खेती करेंगे या ड्रिप इरिगेशन से करेंगे, लेजर लेवलर ले सकते हैं। बहुत सारी हमारी जो सरकारें हैं वो किसानों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही हैं। तो आपको दलहन तिलहन और अनाज के साथ साथ आप जैसे अभी तिलहन की खेती है, 1 एकड़ में जो सरसों की पैदावार है वो 25 कुंटल है। आज उसका रेट जो है वो आप समझिए 600 रुपये कुंटल है, तो करीब 1.25 लाख रुपए की सरसों 1 एकड़ में हो सकती है। तो हमको ये खेती की ज़रूरत है, ये खेती करना है। ज़्यादातर हमारे किसान भाई एक स्थान पर जो खेती हो रही वही खेती करते हैं, तो हमको विविधीकरण खेती करना है, पशुपालन भी करना है और सब्जी की खेती करेंगे, फल की खेती करेंगे। तो जहाँ हमारी आमदनी गेहूँ चावल या परंपरागत खेती से 30 से 35 हज़ार रुपया ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष का हम बता रहे हैं, तो आपको इन विविधीकरण से, फसल चक्र से ये आमदनी 1.5 से 2 लाख की हो सकती। रामशरण जी, मैं प्रदीप यादव इकोनॉमिक टाइम्स में था जब आपके पास गया था 2019 में, जब को अवार्ड मिला था। हाँ। उस दौरान मैंने देखा वहाँ जो पूरा आपका फार्म हाउस था, कहीं से नज़र नहीं आ रहा था कि ये देश का कोई किसान भी ऐसा बना सकता है। आज योगी जी ने भी अभी कुछ महीने पहले आपके चश्मे की चर्चा की थी कि 1.5 लाख का चश्मा हमारा किसान पहनते हैं, लेकिन देश के बहुत सारे किसानों की जो हालत है यूपी में, सूरत से लेकर बम्बई तक नौकरी लोग करने जाते हैं। आप कौन सी 2-3 सलाह देना चाहेंगे जिससे वो भी घर वापसी कर सकें? नहीं, हम भी तो एक गरीब जगह से निकले हैं, एक छोटे किसान को ना हमारे पास शिक्षा थी, ना हमारे पास पढ़ाई थी। तो आप हमारा तो हाईटेक फार्म देखे हैं, अब आएंगे तो आपको हम पुराना भी अपना दिखाएंगे, कहाँ से हम होकर के आएंगे। हम छप्पर तरह पले रहते थे, तो एक कहानी है। लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि आपका कितना बड़ा उत्साह और लगन ठोकर ही आपको बताती। हमारे साथ के पढ़े लिखे लोग डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, हमारे बहुत सारे किसान जो है 1 साल उन्होंने खेती के पैसा मिला, व्यापार कर, हम वहीं पर हैं, खेती करते हैं, खेती की बात करते हैं और खेत पर। लेकिन हमारे मन में एक बात थी कि हम खेती करेंगे और खेती को हम आप समझिए कि आपके मन में कितनी बड़ी लगन है, कितना बड़ा उत्साह है और कितना उससे प्रेम रखते हैं। आप हमारे फार्म हाउस पर गए थे, हमको नहीं पता था कि आप आए, आप घूमते घूमते ऐसे पहुँचे थे। वैसे बहुत सारे लोग आए थे, वैसे अपने फार्म पर हमेशा ऐसे भीड़ लगी रहती। पहले हम गांव में रहते थे, तो गांव में हमारे आने जाने वाले लोग ज़्यादा लगे खेती देखने, तो हमने बाहर एक ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद करके वहाँ कोई नहीं, यानी सस्ती ज़मीन खरीदी, फिर हमने वहाँ पर थोड़ा सा बनाया। आज वहाँ करीब हम 5-6 करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिया। अब आएंगे तो आपको 50 गुना उससे बदला लगेगा। वो नहीं, चश्मे नहीं, हमारा फार्म देख करके आपको ये फार्म देखेंगे तो ये नहीं लगेगा कि कोई किसान है। और वैसे नकली किसान नहीं, हम रिटर्न भी भरते हैं, इनकम टैक्स विभाग को बताते हैं कि कितनी लागत, कितना खर्चा, कहाँ बेचते हैं, कहाँ हमारी फसल गई। तो आपकी साल भर की कमाई कितनी होगी? नहीं, कमाई तो नहीं, देख सुने, कमाई कुछ भी हो सकती है, कमाई और घाटा दोनों तो पूछिए ना। जैसे इस साल है आलू, इस साल आलू 5 से 6 रुपये किलो, 7 रुपये। आप ITR कितना भरते हैं? वो तो सार्वजनिक है। ITR इनकम टैक्स रिटर्न कितना भरते हैं? नहीं, ITR जो है हर साल हम करीब 45 से 50 लाख रुपए का भरते हैं। तो ये चूँकि ऐसा है ना, हमारे पास जो बहुत बड़ी हमारा एक परिवार है, वो है ये परिवार हमारे पास जो है वो हमारा स्टाफ है, उसका हम पैसा बहुत बांटते हैं और एग्रीकल्चर में उनको हमको कैसे ही देना पड़ता है। तो जो जिस साल का फ़ायदा हुआ नहीं, बकिया हम एक हमारा एक प्रकार का सहकारिता है
कि जो आमदनी होती है उसका भाग उनको भी हम देते हैं जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं। हर साल हम उनका पैसा बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी खुशी है, देखो फ़ायदा नुकसान तो घटता बढ़ता है। जैसे आलू है, अभी आलू हमारे पास जैसे 20,000 कुंटल है, 1 रुपया बढ़ जाए तो 20 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपया और कहीं 2 रुपया घट गया तो ज़मीन बिक जाएगी। ये भी है एग्रीकल्चर तो आप में। सरकार को 2 अगर सलाह देना चाहें, केंद्र और राज्य को, हाँ, तो आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, आपको अगर कृषि मंत्री बना दिया जाए, हाँ, तो आप क्या किसानों के लिए करना चाहेंगे? नहीं, हम किसानों के लिए ये सलाह देना चाहेंगे, जो हमारे छोटे किसान हैं उनको हमको आमदनी बढ़ाना है, उनको हमको सपोर्ट करना है। चाहिए उनको बीज अच्छा दें, अच्छा बाज़ार देने की ज़रूरत है, अच्छी तकनीक देने की ज़रूरत है। और जैसे हमारे जैसे किसान हैं उनको कृषि फार्म दिखाने, यानी आदमी का मनोबल बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। जितने बड़ा उसका मनोबल होगा, तो हम कोई ऐसे नहीं बोले कि हम चश्मा लगा, हमने अपने देश को, किसानों को बताया कि आप आइए, देखिए, आप मेहनत करें तो आप भी ऐसा हो सकते हैं। और हमारे जैसे हज़ारों किसान हैं, चलो नहीं है तो बढ़िया, वो भी अब जैसे जिनकी आमदनी 20,000 थी, आज 2 लाख रुपया, तो कितना बड़ा काम हुआ है। और सरकार को ये हम सलाह देना चाहेंगे कि सरकार हमारी बहुत बड़ी मदद किसानों के लिए कर रही है, और छोटे किसानों के लिए उसने बहुत बड़ा ध्यान रखा। चाहे किसान सम्मान निधि हो, जो सम्मान निधि है हमारे किसान भाई पाएँ, उसके सब्जी की खेती करें, तो 6,000 रुपये से वो 60,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आपके बाग में 2 तरह के आम हैं, एक अखिलेश आम और एक योगी आम, तो सबसे ज़्यादा मीठा कौन है? मीठा सबसे ज़्यादा चौसा है। असल में बेटा हम इसी में बढ़े पले हैं, मतलब ये जो इन नसों में जो खून है वो उसी आम से ही है, आम और पेड़ से। इसी की रोटी खाई और 7वीं जमात तक पढ़ के हम खुद इसी में उतर आए। तो कुदरत ने कुछ मिजाज हमारा ऐसा बनाया, हमें पैसे से प्यार नहीं हमें दिया, हमें प्यार इंसान से दिया, मुल्क से दिया। हमको 2 मुल्कों ने बुलाया, हम गए, हमको 10 तोले का सोने का बिस्कुट दिया। 10 तोले बहुत होते हैं, सन 2000 की बात है बेटा। लेकिन हमने कहा हमें थोड़ा चाहिए, अपनी रोटी साल में मिल जाए बस, मगर हम मगन रहते हैं। और जब हमारे पास कम पैसे होते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हमें पैसे से बिल्कुल प्यार नहीं, हमें इंसान से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों से बात करके बहुत आनंद आया। हमें इसकी ज़रूरत है, हम बहुत खुश हुए। हालांकि जिस्म मना कर रहा था, हमें सुन लें आप, जिस्म हमको मना कर रहा था, लेकिन हमने ये सोचा जिस्म मना कर रहा है, ये जिस्म को जाना है, हम जाएंगे ज़रूर, अपने बच्चों को और अपने नाती पोतों को, सबको, भाई हम सब एक की औलाद हैं। ये दुनिया में सब, पूरी दुनिया मान रही है, एक से ही इतनी बड़ी दुनिया की आबादी है। तो हमने कहा कि हम जाएंगे ज़रूर, चाहे हमारा हशर कुछ भी हो। हालांकि हमारे लिए सफ़र इतना लंबा 500 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के पैरों पे वरम भी आ जाता है। जी, हमारी जो अवध, मतलब आप दोनों लोग उसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे एक कहावत है कि खाई के ना खाई तो ना खाई, और जाई के ना जाई तो जाई। तो आपने ये सही फैसला लिया कि आप चले आए और हम सबको आपसे बात करने का अवसर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। लल्लन टॉप के दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इस बातचीत का कौन सा किस्सा याद रहा, आपने इस बातचीत से क्या क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखते रहिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम।